मैं ज़ॉम्बी बनने के तुरंत बाद सबसे पहला काम दूध और डायपर्स ढूंढने का करने लगा। अगर आसपास के दूसरे ज़ॉम्बीज को पता चल जाता कि मैंने एक इंसानी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है, तो शायद वो मुझे पागल समझकर हंसते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी बच्ची असल में अपने पिछले जन्म की एक एम्प्रेस थी। अपने पिछले जीवन में उसने अनगिनत देशों में युद्ध लड़े थे, जिंदगी और मौत के बीच न जाने कितनी लड़ाइयों से गुजरी थी। उसने कई ताकतवर दुश्मनों को हराया था, लेकिन एक बेहद अहम ट्रायल के दौरान स्पेस इंसेक्ट्स की क्वीन ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब उसका पुनर्जन्म हुआ था और उसे अपोकलिप्स की शुरुआत से पूरे 50 साल पहले वापस भेज दिया गया था। बस एक छोटी सी समस्या थी, वो एक बेबी बनकर लौटी थी। उधर मैं भी अभी अभी इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ था कि ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला कर दिया। आखिर में मैं खुद भी ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरा इंसानी दिमाग अभी भी सलामत था। पूरे 1 महीने तक मैं कन्वीनियंस स्टोर के रेफ्रिजरेटर में मिले फ्रोजन मीट पर जिंदा रहा, लेकिन अब वो मीट सड़ने लगा था। सामान्य ज़ॉम्बीज तो सड़ा हुआ मांस भी खा लेते थे, मगर मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद थी, इसलिए मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे एक साधारण ज़ॉम्बी होने का नाटक करते हुए बाहर जाकर खाने की तलाश करनी ही थी। जब मैं एक घर में घुसा और किचन की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी मुझे दूसरे कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा जोर लगाकर खोला और सामने एक साफ सुथरा चमकदार बेडरूम दिखाई दिया। वो लिविंग रूम में फैले खून और तबाही के दृश्य से बिल्कुल अलग था। बिस्तर पर लगभग 6 या 7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसके माता पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बेडरूम का दरवाजा मजबूत कर दिया होगा। दूसरी तरफ युनरुजु गहरे निराशा में डूब चुकी थी। इतनी मुश्किलों के बाद पुनर्जन्म पाने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने माता पिता की जगह सबसे पहले उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देगा। लंबे समय की भूख और सामने खड़े ज़ॉम्बी का डर, दोनों ने मिलकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। आखिरकार भूख और भय के इस मिश्रण ने उसे बेहोश कर दिया। मैं उस नन्ही बच्ची को देखता रह गया। वो सिर्फ 5 या 6 महीने की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी और निराशा थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं उसकी हालत को पूरी तरह समझ सकता हूँ। हम दोनों ही इस दुनिया में बेबस होकर फेंक दिए गए थे और दुनिया के अंत का सामना करने पर मजबूर थे। हम दोनों बदकिस्मत थे, हम दोनों दया के पात्र थे, और मेरे सामने अचानक प्रकट हुई ये नई जिंदगी मुझे अनंत अंधेरे में चमकती हुई रोशनी जैसी लगी। उसने मुझे जीने का एक नया उद्देश्य दिया और उसी पल मैंने उसे अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया। तभी मैंने देखा कि वो भूख से लगभग मरने वाली हालत में थी। कमरे में रखे सारे मिल्क कैंस पहले ही खाली हो चुके थे, इसलिए मैंने बाहर जाकर और दूध ढूंढने का फैसला किया। मैंने सावधानी से उसका कमरा बंद किया और दरवाजे के सामने एक सोफा लगा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। किचन में तलाश करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो मजबूरन मुझे ऊपर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल का हॉलवे सूखे हुए काले खून से भरा हुआ था। जगह जगह कटे हुए हाथ पैर पड़े थे। दरवाजे खुले होने के बावजूद बदबू इतनी भयानक थी कि उल्टी आने लगे। कई ज़ॉम्बीज वहीं पड़े थे जिनके शरीर फटे हुए थे, लेकिन अब तक मैं ऐसे दृश्यों का आदी हो चुका था। मैं बस चुपचाप अपार्टमेंट्स की तलाशी लेता रहा। एक के बाद एक किचन में गया, लेकिन कहीं दूध नहीं मिला। सिर्फ थोड़ा सा कच्चा मांस मिला जो अभी पूरी तरह सड़ा नहीं था। आखिरकार 5वीं मंजिल के एक यूनिट में पहुंचा। घर की मालकिन पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा। अगर शाजिया भी अपने कमरे में सुरक्षित बंद न होती तो शायद उसका भी यही हाल होता। शुक्र है कि उसी किचन में मुझे पावर्ड मिल्क के 2 अनओपनेड कैंस और 1 किलो से ज्यादा ताजा कच्चा मांस मिल गया, जो अभी खराब नहीं हुआ था। उधर युनरुजु अर्ध चेतना की हालत में थी कि अचानक उसे अपने मुंह में दूध का स्वाद महसूस हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली उसे पीना शुरू कर दिया। जब उसमें आंखें खोलने भर की ताकत लौटी तो वो यह देखकर हैरान रह गई कि वो अभी भी जिंदा थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी स्पून से उसे दूध पिला रहा था, बिल्कुल किसी नैनी की तरह। अपने पिछले जीवन की यादों में ज़ॉम्बीज सिर्फ खून के प्यासे राक्षस थे। उसने खुद भी कई ज़ॉम्बी बने लोगों को मार डाला था। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये ज़ॉम्बी मुझे मोटा करके बाद में खाने वाला है? मुझे उसकी सोच का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि जब मैंने उसे दोबारा आंखें खोलते देखा तो मुझे सच में राहत मिली। लेकिन उसने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया था, इसलिए एक पूरा बोल दूध पीने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं एक पल के लिए भूल गया कि अब मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी गुर्राहट निकली। इसलिए मैं चुप रहा और वापस मुड़ गया। मैंने उसके लिए 3 और बॉल्स दूध तैयार किए, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने गहरी सांस छोड़ी। बच्चे की देखभाल करना सच में आसान नहीं था। मुझे समझ आ गया कि भविष्य में बहुत ज्यादा दूध जमा करना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि कैंड मिल्क काफी समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद युनरुजु अपने क्रिब में संतुष्ट होकर लेट गई।
उसके लिए ये सब कुछ बेहद उलझन भरा था। उसके सामने खड़ा ज़ॉम्बी साफ तौर पर एक नया लेवल 1 ज़ॉम्बी था। ऐसे क्रीचर्स में स्वतंत्र सोचने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अनगिनत मौत के मुंह से लौट चुकी एक एम्प्रेस होने के नाते उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया। उसने सोचा, अगर ये ज़ॉम्बी अभी मुझे खा भी ले तो कम से कम मैं भरे पेट मरूंगी। यही सोचकर उसने चिंता करना छोड़ दिया। कई दिनों की भूख और डर से पैदा हुई थकान आखिर उस पर हावी हो गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। मैं उसके शांत चेहरे को देखता रहा और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ज़ॉम्बी बनने के बाद पहली बार मुझे असली शांति और खुशी महसूस हुई थी। लेकिन मैं जानता था कि अगर इतनी छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दूं तो उसकी मौत तय थी। इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। जिस इमारत में हम रह रहे थे वो 7 मंजिला पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं थी। 7वीं मंजिल ज्यादा सुरक्षित थी क्योंकि वहां से सीधे रूफटॉप तक पहुंचा जा सकता था। इमारत पुरानी होने के कारण अंदर ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन जो बचे थे वो निश्चित रूप से भूखे थे। अगर वो हम पर टूट पड़ते तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होती। क्रोबार हाथ में लेकर मैं चुपचाप पीछे से उनके सिर पर वार करता गया और रास्ता साफ करता गया। बच्ची के आराम से सो जाने की पुष्टि करने के बाद मैंने नहाया और साफ कपड़े पहन लिए। अब मेरी भयानक चोटों को छोड़ दिया जाए तो मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा दिखता था। सबसे बड़ी बात, एक कमरे में मुझे बेबी सप्लाईज का पूरा सेट मिल गया। शायद आउटब्रेक शुरू होते समय वहां रहने वाला परिवार जल्दबाजी में सब छोड़कर भाग गया था। हाल के दिनों में लगातार इधर उधर घूमने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरे हाथ पैरों में जो जकड़न आ गई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब मैं कुछ साधारण इंसानी हरकतें कर सकता था। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान युन रूजू पर था। जब मैंने उसका डायपर बदलने के लिए एक डायपर उठाया तभी युन रूजू के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आया। पहले वो सिर्फ इस बात से हैरान थी कि मैं उसे दूध पिला रहा था, लेकिन अब मुझे डायपर बदलते देखकर उसे यकीन होने लगा कि शायद मेरे अंदर अभी भी एक इंसानी दिमाग मौजूद है। हमारी पहली मुलाकात याद करते हुए उसने महसूस किया कि मैं बाकी ज़ॉम्बीज से अलग था। मुझे डोर नॉब घुमाना आता था, क्रोबार से दरवाजा खोलना आता था, दूध बनाना और बच्चे को खिलाना आता था। ये सब चीजें किसी साधारण लेवल 1 ज़ॉम्बी के बस की नहीं थी। उसका शक लगातार बढ़ता गया। उसे यकीन हो गया कि सिर्फ इंसानी चेतना ही ज़ॉम्बी की खून की प्यास को दबा सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। चाहे वो मुझे किसी भी एंगल से देखे, उसके सामने खड़ा ज़ॉम्बी किसी भी तरह फीमेल नहीं लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेदाग प्रतिष्ठा पर सिर्फ डायपर बदलने जैसी बात से असर पड़ेगा। हालांकि उसने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया। आखिर पुनर्जन्म खुद एक चमत्कार था और उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। इतनी छोटी बात का मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं था। जब उसने मेरे अकड़े हुए शरीर को बड़ी मुश्किल से उसका डायपर बदलते देखा तो उसके मन में मेरे लिए सहानुभूति और गहरी कृतज्ञता पैदा हुई। उसने सोचना शुरू किया कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन अपोकलिप्स ने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। सब कुछ खो देने का दर्द और दुख ऐसा था जिसे कोई भी आसानी से सहन नहीं कर सकता। यही सोचकर उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसी पल उसने मुझे अपना ज़ॉम्बी पापा मान लिया। उधर मैं हमारे नए घर को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था और साथ ही इस बात की चिंता भी कर रहा था कि हम दोनों का पेट कैसे भरूंगा। आखिरकार मैंने जितना हो सके उतना खाना जमा करने का फैसला किया, लेकिन अगर मैं दिन में बाहर निकलता तो सर्वाइवर्स को मुझ पर शक हो सकता था और वो आसानी से हमें ढूंढ लेते। इसलिए मैंने तय किया कि अब से मैं सिर्फ रात में ही बाहर जाऊंगा। जाने से पहले मैंने सिर्फ कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि एंट्रेंस और स्टेयरकेस को भी बैरिकेड कर दिया, ताकि न कोई ज़ॉम्बी अंदर आ सके और न कोई इंसान। मैंने अपोकलिप्स में ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस दुनिया में इंसानी स्वभाव का सबसे अंधेरा रूप हर दिन सामने आ रहा था, इसलिए मैं हमेशा बेहद सतर्क रहता था। बाहर निकलने से पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर का आयरन गेट अच्छी तरह बंद किया और फिर सप्लाईज इकट्ठा करने निकल पड़ा। आसपास के घरों में भले ही ज्यादा सामान नहीं बचा था, लेकिन सब कुछ एक साथ जोड़ लिया जाए तो हम दोनों के लिए काफी खाना बन सकता था। मैंने अपना हाइकिंग बैकपैक पूरी तरह भर लिया और ढेर सारे मिल्क कैंस लेकर अंधेरे में वापस चल पड़ा। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, मेरी नजर चांद पर पड़ी और मैं ठिठक गया। आसमान में लटका हुआ चांद अब गहरे खून जैसे लाल रंग का हो चुका था। उसी समय युन रूजू भी जाग गई और उसने महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं था। उसने आराम से अपना डायपर गीला किया और फिर यूं ही खिड़की के बाहर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। बाहर वही ब्लड मून चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, ग्लोबल इवोल्यूशन का युग शुरू होने वाला है। ब्लड मून देखकर मैं भी हैरान हुआ था, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में फंसने और साई-फाई मूवीज में ऐसी चीजें अनगिनत बार देखने के बाद मैंने उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी इसे स्वीकार कर लिया। सच कहूं तो मेरे दिमाग में दुनिया का अंत बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए था। इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सप्लाईज उठाकर चलता रहा। मैंने तो किताबें तक पीछे नहीं छोड़ी, लेकिन चौथी बार सामान लाते ले जाते हुए अचानक मुझे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरा ठंडा और मृत शरीर अचानक भट्टी की तरह गर्म होने लगा।
वो एहसास अजीब तरह से जाना पहचाना भी था और बिल्कुल नया भी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से एक जीवित इंसान बन रहा हूं। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में भयानक खुजली शुरू हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पूरा सिर फटने वाला हो। मेरे दिल में तुरंत घबराहट भर गई। मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पाया, क्या मैं अपनी इंसानियत खोने वाला हूँ? क्या अब मैं सच में एक खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? मैं बुरी तरह डर गया था। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, चांदनी के नीचे खड़ा हर ज़ॉम्बी यही सब झेल रहा था। ब्लड मून के संपर्क में आए सर्वाइवर्स भी बदल रहे थे। उनके शरीर गर्म हो रहे थे, खून तेजी से बह रहा था और हड्डियां मजबूत बन रही थीं। उधर कमरे के अंदर मौजूद युनरूजू भी उस लाल चांदनी में नहाई हुई थी। उसका छोटा सा शरीर हल्का कांप रहा था, क्योंकि गर्माहट उसकी पूरी देह में फैल रही थी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार मैं दोबारा होश में आया। आसपास सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। फिर भी मैं तुरंत समझ गया कि मेरे शरीर में कुछ बदल चुका है। मेरी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थीं। अब मेरा शरीर उतना अकड़ा हुआ नहीं था जितना ज़ॉम्बी बनने के शुरुआती दिनों में था। लेकिन फिर मैंने कुछ और भी चौंकाने वाली चीज देखी। मेरे शरीर पर फैली काली नसें गायब हो चुकी थीं और मेरे सिर पर दोबारा बाल उगने लगे थे। यहाँ तक कि सड़कों पर घूमते ज़ॉम्बीज भी बदल गए थे। उनकी घिनौनी शक्लें पहले से थोड़ी ज्यादा इंसानों जैसी लगने लगी थीं। मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शायद ये दुनिया उतनी साधारण नहीं थी जितनी मैंने शुरुआत में सोची थी। तभी एक दूसरे ज़ॉम्बी के पास से गुजरते हुए मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ हो। मैं वहीं रुक गया। पहले तो मुझे लगा शायद मैं भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक संभावना उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई स्पेशल एबिलिटी अवेकन कर ली हो। उस अदृश्य धागे के जरिए मैं अपनी सोच सीधे उस ज़ॉम्बी के दिमाग तक भेज सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पपेट को कंट्रोल किया जाता है। जब मैंने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया तो कनेक्शन और मजबूत हो गया। मैं ज़ॉम्बीज को अपने आदेशों के अनुसार और भी जटिल हरकतें करवाने लगा। मैंने इस एबिलिटी का नाम ज़ॉम्बी कंट्रोल रख दिया। हालांकि बार बार टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक समय में सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर वो ज्यादा दूर चले जाएं तो मेरा कंट्रोल कमजोर पड़ जाता था और वो मेरे आदेश ठीक से नहीं मानते थे। मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी वजह मेरी सीमित मेंटल पावर थी। इसलिए मैंने अपने कंट्रोल वाले ज़ॉम्बीज को ज़ॉम्बी पपेट्स कहना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मुझे हल्की मानसिक थकान महसूस हुई और तभी मुझे याद आया कि युनरूजू अपार्टमेंट में अकेली है। मैंने तुरंत अपने दोनों पपेट्स को सप्लाईज उठाने का आदेश दिया और हम सब जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगे। सच कहूं तो ज़ॉम्बीज सबसे बेहतरीन सर्वेंट्स थे। उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी, पानी की जरूरत नहीं थी, सोने की जरूरत नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें सैलरी भी नहीं देनी पड़ती थी। उधर खून जैसी लाल रात बीत जाने के बाद युनरूजू भी अपनी गहरी नींद से जागी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके दिमाग में अचानक जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में तुरंत उत्साह भर गया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन से अलग पावर्स अवेकन की थीं। अब उसके पास टेलीकिनेसिस थी, जिससे वो सिर्फ अपनी सोच के बल पर चीजों को हिला सकती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे अपनी पुरानी एबिलिटी भी वापस मिल गई थी, वही टाइम कंट्रोल जिसने उसे पिछले जीवन में एम्प्रेस बनाया था। दोनों पावर्स में भयावह क्षमता छिपी हुई थी और एक दिन वो उसे दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती बना सकती थी। पिछले जीवन में वो सिर्फ टाइम कंट्रोल के सहारे एम्प्रेस बनी थी, लेकिन अब उसके पास 2 ऐसी एबिलिटीज थीं जो किसी भी व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। एक ऑफेंस और डिफेंस दोनों में बेमिसाल थी, जबकि दूसरी वास्तविकता के प्रवाह तक को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन जब उसने अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे एक कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। उसका वर्तमान शरीर अभी भी सिर्फ एक बेबी का शरीर था। कुछ ही पलों में उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया और कमजोरी पूरे शरीर में फैल गई। उसकी मेंटल पावर अभी बेहद कम थी, इसलिए वो अपनी एबिलिटीज की असली ताकत दिखा ही नहीं सकती थी। फिर भी उसके चेहरे पर उत्साह कम नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी, उसकी ताकत अपने पिछले जीवन की उपलब्धियों को भी पीछे छोड़ देगी। वो खुद को कल्पना करते हुए रोक नहीं पाई कि पूरी तरह विकसित होने के बाद वो कितनी भयानक और शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगी। जैसे ही युनरूजू ने अपने भविष्य के बारे में सोचा, उसने मन ही मन एक अटूट संकल्प ले लिया। एक दिन वो खुद उस इंसेक्ट क्वीन को हराएगी जिसने उसके पिछले जीवन का अंत किया था। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। युनरूजू ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि शायद उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आ गया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी उठा। अगर कोई ज़ॉम्बी अपनी इंसानी चेतना बनाए रख सकता है तो क्या नाइट ऑफ ब्लड के बाद उसे भी स्पेशल पावर्स मिल सकती हैं? उधर जब मैंने देखा कि हॉलवे को रोककर रखा गया वार्डरोब अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मैं किसी और की इतनी चिंता कर रहा था। मैंने जल्दी से वार्डरोब हटाया और कमरे के अंदर पहुंच गया। वहां युनरूजू जाग चुकी थी और चुपचाप मुझे देख रही थी। मेरी तो कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं रही थी, लेकिन उस पल मुझे सच में एहसास हुआ कि पिता होने का मतलब क्या होता है। मैं किचन में गया और क्योंकि बिजली और पानी दोनों बंद थे, मैंने बॉटल्ड मिनरल वाटर से उसके लिए दूध तैयार करना शुरू कर दिया।
जब मैं दूध बना रहा था तब यून रुजू अपने नए ज़ॉम्बी पापा को ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। हालांकि बदलाव बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। कम से कम अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा दिखता था। ये उसके पिछले जीवन में देखी गई ज़ॉम्बी इवोल्यूशन से बिल्कुल अलग था। उस समय ज़ॉम्बीज की कई अलग अलग किस्में थीं। उदाहरण के लिए टैंक ज़ॉम्बीज, जिनके शरीर विशाल होते थे, मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत होती थीं और उनकी डिफेंस इतनी भयानक होती थी कि हर सर्वाइवर उनसे डरता था। उनके शरीर चलते फिरते युद्ध टैंकों जैसे थे। इसी वजह से युन रूजू ने शुरू में सोचा था कि क्योंकि मैं एक स्पेशल ज़ॉम्बी हूँ, नाइट ऑफ ब्लड के बाद मैं भी बेहद ताकतवर बन जाऊंगा। आखिर अपोकैलिप्स में ताकत ही सब कुछ थी। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया तो उसे हल्की सी निराशा हुई। उसी वजह से उसने मन ही मन एक और वादा किया, जब वो बड़ी होगी तो इतनी मजबूत बनेगी कि खुद मेरी रक्षा कर सके। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं ना होता तो उसका कमजोर इन्फेंट बॉडी इस अपोकैलिप्स में बहुत पहले मर चुका होता, और वो उन लोगों में से थी जो किसी एहसान को कभी नहीं भूलते, खासकर इतना बड़ा एहसान। उसने मन ही मन कहा, जब मैं बिल्कुल असहाय थी तब तुमने मेरी देखभाल की, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। ये वादा कभी खाली शब्द नहीं होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे ज़ॉम्बीज की एवोल्यूशन का तरीका अच्छी तरह पता था। सबसे आम तरीका था जीवित प्राणियों का मांस खाना। इसके अलावा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के दिमाग में बनने वाले क्रिस्टल कोर्स को अब्सॉर्ब करके भी वो मजबूत हो सकते थे। कोई भी ज़ॉम्बी जो स्पेशल एबिलिटी अवेकन करता था, उसके दिमाग में धीरे धीरे एक क्रिस्टल कोर बनने लगता था। यून रुजू को पूरा विश्वास था कि अपने पिछले जीवन की जानकारी का फायदा उठाकर वो क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा कर सकती है और मुझे एक हाई लेवल ज़ॉम्बी में इवॉल्व कर सकती है। जिस दिन ऐसा होगा मैं फिर से बोल सकूंगा और मेरा शरीर धीरे धीरे इंसानों जैसा वापस बनने लगेगा। जाहिर है मुझे उसकी इन सारी सोचों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि वो चमकती आंखों से मुझे उत्सुकता के साथ घूर रही थी और इससे मुझे सच में खुशी हो रही थी। मैं बोल नहीं सकता था, फिर भी मैंने उत्साह से हाथ हिलाकर इशारे किए। मैं उसे बताना चाहता था कि मैंने उसके लिए 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स ढूंढ लिए हैं। उसके लिए टॉयज भी लाया हूं और साथ ही 5 ईयर मॉक एग्जाम्स तथा 3 ईयर कॉलेज रिव्यू मटेरियल्स जैसी किताबें भी। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई, मैंने अभी तक यून रूजू को कोई निकनेम नहीं दिया था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि क्योंकि हम 7वीं मंजिल पर रह रहे थे, मैं उसे कीकी बुलाऊंगा। उम्मीद थी कि ये नाम हमेशा हमें हमारे 7वीं मंजिल वाले छोटे से घर में बिताए खुशहाल दिनों की याद दिलाएगा। पिछली रात जमा की गई सप्लाईज देखकर मैं बेहद संतुष्ट था। मुझे यकीन था कि यह सामान काफी लंबे समय तक कीकी और मुझे जिंदा रखने के लिए पर्याप्त होगा। अपोकलिप्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने तय किया कि फिलहाल मैं अंदर ही रहूंगा और बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करूंगा, जब तक मुझे पूरी तरह यकीन न हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित है। मैं लिविंग रूम में गया और लगभग आधा मीटर लंबी एक विशाल मचेटी उठा ली। मुझे नहीं पता था कि इस अपार्टमेंट का पुराना मालिक क्या काम करता था कि उसके पास इतना खतरनाक हथियार था। हालांकि मैंने कभी कोई फॉर्मल सोर्ड ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ की वजह से मैं उसे आसानी से घुमा सकता था। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स और मूवीज में देखी हुई सोर्ड टेक्निक्स को याद करते हुए मैंने लिविंग रूम में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब मेरे पास हथियार था, इसलिए मुझे भरोसा था कि मैं एक साथ कई दुश्मनों का सामना कर सकता हूँ। उधर युन रूजू भी थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी नई अवेकेंड एबिलिटीज की प्रैक्टिस में लग गई। उसने नाइट स्टैंड पर रखी एक सिल्वर नीडल पर ध्यान केंद्रित किया। उसका कंट्रोल अभी कमजोर और धीमा था, लेकिन नीडल धीरे धीरे हवा में उठी और कमरे में तैरने लगी। इसी तरह देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। हम दोनों अपने अपने तरीके से काफी प्रोडक्टिव थे। फिर एक दिन जब मैंने युन रूजू को दूध पिलाया, तभी बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत बालकनी की खिड़की की तरफ गया और नीचे सड़क पर नजर डाली। वहां कुछ अजीब हो रहा था। 2 ज़ॉम्बीज आपस में लड़ रहे थे। वो खाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सचमुच एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। ये दृश्य ज़ॉम्बीज के बारे में मेरी सारी जानकारी के बिल्कुल विपरीत था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बेहतर दृश्य पाने के लिए 4थी मंजिल पर उतर गया। उनमें से एक ज़ॉम्बी लगभग 2 मीटर लंबा था। उसका शरीर विशाल मांसपेशियों और विस्फोटक ताकत से भरा हुआ था। दूसरा ज़ॉम्बी काफी पतला था, लेकिन उसके पंजे तलवार की धार जैसे तेज थे। टैंक ज़ॉम्बी के पास अविश्वसनीय डिफेंस थी, जबकि पतला ज़ॉम्बी स्पीड और अटैक पावर में माहिर था। लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से हमला करे, टैंक ज़ॉम्बी की डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद टैंक ज़ॉम्बी ने आखिर अपनी विशाल ताकत दिखाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को हवा में उछाल दिया। फिर एक अंतिम पंच के साथ उसने उसके सिर को चकनाचूर कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मुझे और भी ज्यादा चौंका दिया। टैंक ज़ॉम्बी ने शव के दिमाग में हाथ डाला और वहां से एक सफेद क्रिस्टल कोर निकाल लिया। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। दोनों ज़ॉम्बीज की ताकत मेरी वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा थी। शुक्र था कि मैं बिना सोचे समझे बाहर नहीं निकला था।
ये दुनिया मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सिर्फ इवॉल्व हो जाने की वजह से मैं लापरवाह नहीं बन सकता था। तभी जब मैंने टैंक ज़ॉम्बी को क्रिस्टल कोर निकालते देखा तो मेरे शरीर के अंदर एक तीव्र लालसा जाग उठी। मेरी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि वो क्रिस्टल कोर मेरे लिए बेहद फायदेमंद होगा। क्या इसका मतलब था कि दोनों ज़ॉम्बीज की पूरी लड़ाई सिर्फ एक दूसरे का क्रिस्टल कोर हासिल करने के लिए थी? मैं देखता रहा जबकि टैंक ज़ॉम्बी ने पूरे क्रिस्टल कोर को निगल लिया। अगले ही पल उसने उत्साह में अपनी छाती पीटी और कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। फिर उसने आसपास खड़ी गाड़ियों को डरावनी ताकत से तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास के साधारण ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुनते ही जम गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो उस प्राणी से सहज रूप से डर रहे थे। मुझे मजबूत एहसास हुआ कि क्रिस्टल कोर ज़ॉम्बीज की ताकत बढ़ाते हैं और उनकी एवोल्यूशन को तेज कर देते हैं। सच तो ये था कि क्रिस्टल कोर्स के लिए उनकी चाहत इंसानी मांस और खून की भूख से भी ज्यादा लग रही थी। अगर मैं किसी क्रिस्टल कोर को हासिल करके अब्सॉर्ब कर लूं तो मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोलेबिलिटी निश्चित रूप से और मजबूत हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से साफ था कि मैं अभी उस राक्षस को हराने की क्षमता नहीं रखता था। तभी मेरी नजर किचन में रखे गैस टैंक पर पड़ी। उसी पल मेरे दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना आकार लेने लगी। उधर युनरूजू ने भी बाहर का शोर सुन लिया था। हालांकि वो नीचे क्या हो रहा है ये देख नहीं सकती थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के अनुभव के कारण उसने तुरंत स्थिति समझ ली। ब्लड मून के प्रकट होते ही पूरी दुनिया आधिकारिक रूप से ग्रेट एवोल्यूशन के युग में प्रवेश कर चुकी थी। ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स अब एक दूसरे का शिकार करके मजबूत हो रहे थे। ह्यूमन सर्वाइवर्स भी क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करना शुरू कर चुके थे और देर सबेर वो कल्टीवेशन के ऐसे तरीके खोज लेंगे जिनकी मदद से वो भी लगातार शक्तिशाली बन सकेंगे। अपने पिछले जीवन में मानवता की सबसे शक्तिशाली एम्प्रेस होने के नाते युनरूजू जिस टेक्निक में महारत हासिल कर चुकी थी वह कोई साधारण टेक्निक नहीं बल्कि सर्वोच्च स्तर की क्रिस्टल ब्रीडिंग टेक्निक थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा, जो इस समय सिर्फ एक कमजोर और साधारण ज़ॉम्बी था, इस अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए हर दिन संघर्ष करेगा। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना था ताकि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा कर सकें। हालांकि वह अभी सिर्फ एक बेबी थी, फिर भी क्रिस्टल ब्रीडिंग टेक्निक का उपयोग कर सकती थी। उसने तुरंत ब्लड मून द्वारा हवा में छोड़ी गई बची हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टेक्निक एक्टिवेट की, उसका छोटा सा शरीर हल्का कांपने लगा और एनर्जी की पतली धाराएं धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने लगी। युनरूजू अपने दूसरे जीवन के लिए मन ही मन बेहद आभारी थी। अपोकलिप्स अभी शुरू ही हुआ था और उसे पहले से ही क्रिस्टल ब्रीडिंग टेक्निक मिल चुकी थी, जिससे वह पहले की तुलना में कहीं जल्दी खुद को मजबूत बना सकती थी। भारी मात्रा में एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगी, उसकी हड्डियां मजबूत होने लगीं और उसकी कमजोर मेंटल पावर भी बढ़ने लगी। उधर जब मैं नीचे से ऊपर आया और मैंने उसे कांपते हुए देखा तो मैंने पूरी स्थिति को गलत समझ लिया। मुझे लगा उसे ठंड लग रही है और शायद वह बीमार पड़ने वाली है। बिना एक पल गंवाए मैं उसके पास भागा, एक ब्लैंकेट उठाई और बड़े ध्यान से उसे उसमें लपेट दिया। युनरूजू अचानक चौंक कर अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गई। जब उसने मेरे चेहरे पर चिंता देखी तो वह लगभग हंस पड़ी। उसी पल उसने एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने अपने दोनों जीवनों में पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह थी एक पिता का स्नेह जो उसे उसके ज़ॉम्बी डैड से मिल रहा था। अपने पिछले जीवन में वह एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी। उसने दुनिया की बेरुखी, क्रूरता और ठंडेपन को बहुत करीब से देखा था। यह पहली बार था जब उसे किसी पिता का प्यार महसूस हुआ। जब मैंने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया कि बेबी की बिल्कुल ठीक है, तब मेरा ध्यान फिर उस विशाल ज़ॉम्बी की तरफ गया जो बाहर घूम रहा था। वह राक्षस हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था और मुझे उसके और मजबूत होने से पहले उसे खत्म करना ही था। उसी रात मैंने अपना पहला ज़ॉम्बी पपेट भेजा। मानसिक कनेक्शन के जरिए मैंने उसे कंट्रोल किया और उस टैंक ज़ॉम्बी के पास पहुंचाया जो एक स्टोर के अंदर बैठा क्रिस्टल कोर की शक्ति अब्सॉर्ब कर रहा था। मेरे पपेट ने एक फ्लावर पॉट उठाया और पूरी ताकत से टैंक ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दिया। अगली ही सेकंड वह मुड़ा और भागने लगा। जैसा मैंने सोचा था, गुस्से से पागल हुआ टैंक ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ पड़ा और सीधे उस स्टोर की तरफ आया जहां मैंने पहले से कई गैस टैंक्स छिपा कर रखे थे। मेरा पहला पपेट स्टोर के अंदर घुस गया। कुछ पल बाद टैंक ज़ॉम्बी भी अंदर घुसा। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह बिना रुके सीधे अंदर घुस आया। टक्कर इतनी भयानक थी कि मेरा पपेट कागज की तरह चकनाचूर हो गया। तभी मेरा दूसरा ज़ॉम्बी पपेट सामने आया। उसने दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैसोलीन को आग लगा दी। क्योंकि टैंक ज़ॉम्बी ठीक एक्सप्लोजन के सामने खड़ा था, उसकी डरावनी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी, जबकि आग की लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। जब वह जलते हुए स्टोर से किसी तरह बाहर निकल पाया तो बस कुछ कदम ही चल सका और एंट्रेंस के पास ढेर होकर गिर पड़ा। गैसोलीन फटते ही मैंने अपने पपेट से कनेक्शन काट दिया था। दूर खड़े होकर मैं देखता रहा कि वह विशाल ज़ॉम्बी अब सिर्फ एक जला हुआ शव बन चुका था। फिर भी मैंने जल्दबाजी नहीं की।
मैं 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करता रहा ताकि पूरी तरह सुनिश्चित हो सकूं कि वह सच में मर चुका है। जब मुझे यकीन हो गया कि उसमें कोई हरकत नहीं बची, तभी मैं उसके पास गया। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और शरीर भी बुरी तरह नष्ट हो गया था। मैंने अपनी मचेटे को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से उसके सिर के पीछे वार किया। उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अंदर मुझे एक क्रिस्टल कोर मिला जो सफेद था, लेकिन उसके भीतर हल्की लाल आभा मौजूद थी। इस क्रिस्टल कोर ने मेरे भीतर जो लालसा पैदा की, वह पहले देखे गए साधारण सफेद क्रिस्टल कोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरी समझ के अनुसार साधारण सफेद क्रिस्टल कोरस उन ज़ॉम्बीज़ से बनते थे जो सिर्फ दूसरे ज़ॉम्बीज़ को खाकर इवॉल्व हुए थे, जबकि यह लालिमा वाला क्रिस्टल कोर स्पष्ट रूप से कहीं उच्च स्तर का था। आसपास की आग पहले ही दूसरे ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने लगी थी, इसलिए मैंने तुरंत क्रिस्टल को सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 2 ऐसे ज़ॉम्बीज़ चुने जिनके हाथ पैर सही सलामत थे और उन्हें नए ज़ॉम्बी पपेट्स में बदल दिया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौटने के बाद मैंने अपने नए पपेट्स को नीचे पहरेदारी के लिए छोड़ दिया और खुद तीसरी मंजिल पर चला गया। जब मैंने सुनिश्चित कर लिया कि सब सुरक्षित है, तब मैं अपने भीतर उठ रही लालसा को और नहीं रोक पाया। मैंने क्रिस्टल कोर को तुरंत निगल लिया। उसकी शक्ति मेरे शरीर में फैलने लगी। धीरे धीरे मेरी त्वचा और ज्यादा इंसानों जैसी बनने लगी। सिर्फ मेरा रूप ही नहीं बदला, बल्कि मेरी ताकत और गति भी बढ़ गई। थोड़ी देर चक्कर आने के बाद मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। मेरी 5 इंद्रियां बेहद तीक्ष्ण हो गईं और ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना भी आसान हो गया। अब मैं एक साथ 5 ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे एक नई एबिलिटी मिल गई थी जिससे मैं अपने पपेट्स की आंखों से देख सकता था। पहले मुझे उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी नजरों के भीतर रखना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा खत्म हो चुकी थी। मैं उन्हें बहुत दूर से भी कमांड दे सकता था। परीक्षण करने पर मुझे पता चला कि मेरी मेंटल रेंज लगभग 1 किलोमीटर तक फैल चुकी है। इस दायरे के अंदर मुझे अपार्टमेंट छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ अपने पपेट्स को भेजकर सारे काम करवा सकता था। कीकी और खुद की सुरक्षा अचानक बहुत आसान हो गई थी। उधर युनरुज़ु ने भी स्टोर्स की तरफ हुए एक्सप्लोजन और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ की डरावनी दहाड़ें सुन ली थीं। हालांकि वह 7वीं मंजिल पर सुरक्षित छिपी हुई थी, इसलिए उसे अपने पकड़े जाने की ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन मैं अभी तक वापस नहीं लौटा था। यही बात उसे बेहद बेचैन कर रही थी। वह किसी से बेहतर जानती थी कि अपनी वर्तमान बेबी अवस्था में इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ के सामने उसके पास जिंदा रहने का कोई मौका नहीं था। वह उन मॉन्स्टर्स की असली ताकत को अच्छी तरह समझती थी। ऐसे क्रीचर्स साधारण ज़ॉम्बीज़ से पूरी तरह अलग स्तर पर थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वह अपने ज़ॉम्बी पापा को न खो दे, जिसने उसे पहली बार असली परिवार का प्यार दिया था। वह क्रिस्टल ब्रीडिंग टेक्निक की प्रैक्टिस जारी रखना चाहती थी, लेकिन चिंता की वजह से उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। युनरुज़ु तुरंत शांत हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उस दरवाजे को खोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता था, उसका ज़ॉम्बी पापा। जब मैं घर लौटा और मैंने युनरुज़ु की प्यारी मुस्कान देखी, तो मेरा दिल तुरंत गर्माहट से भर गया। यह जानकर कि अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं और उसकी बेहतर रक्षा कर सकता हूं, मुझे पहले से कहीं ज्यादा खुशी हुई। मैं उत्साह से किचन में गया और उसके लिए दूध तैयार करने लगा। उसे खुशी खुशी दूध पीते देख मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सड़ चुका शरीर फिर से जीवित हो गया हो। अगले 2 दिनों तक मजबूत बनने के बाद मैं लगातार अपने ज़ॉम्बी पपेट्स का उपयोग करके आसपास के इलाकों से सप्लाईज इकट्ठा करता रहा। मैंने नीचे की कई रूम्स को स्टोरेज वेयरहाउसेस में भी बदल दिया। बेबी के लिए खाने पीने की चीजों के अलावा मुझे ऐसे कई वेपन्स भी मिले जो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ उपयोगी हो सकते थे। भले ही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी अब काफी दोहराव भरी हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी बेहद खुश था। हर दिन मैं खुद को थोड़ा और मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। जहां तक युनरुज़ु की बात थी, दूध पीने के अलावा उसका लगभग पूरा समय क्रिस्टल ब्रीडिंग टेक्निक की प्रैक्टिस में बीतता था। कभी कभी उसे लिविंग रूम से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हाल की घटनाओं को देखते हुए वह पहले ही समझ चुकी थी कि मैं स्पेशल एबिलिटीज वाले इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ से टकरा चुका हूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे क्रीचर्स कितने खतरनाक होते हैं। उनकी ताकत और ऑरा साधारण ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल अलग स्तर पर होती थी। इस नई दुनिया में साधारण ज़ॉम्बीज़ फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर थे। उन्हें सर्वाइवर्स, शक्तिशाली ज़ॉम्बीज़ और अनगिनत खतरनाक मॉन्स्टर्स से लगातार खतरा रहता था। जितना ज्यादा युनरुज़ु इन सब बातों के बारे में सोचती, उतना ही उसका दिल भावुक हो जाता। इतनी खतरनाक दुनिया में खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने के बावजूद मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था। वह यह भी जानती थी कि एपोकैलिप्स के दौरान इंसान कितने निर्दयी बन सकते हैं। शायद इसी वजह से वह अपने ज़ॉम्बी पापा को और भी ज्यादा महत्व देने लगी। आखिर एक ऐसा ज़ॉम्बी जो अपनी समझदारी और इंसानियत दोनों को बचाकर रख सके, बेहद दुर्लभ था। शायद अपने आप में एक चमत्कार। अनगिनत बार प्रैक्टिस करने के बाद युनरुज़ु की टेलीकिनेसिस पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब वह सिल्वर नीडल्स को कंट्रोल करके उन्हें अविश्वसनीय गति से चला सकती थी। जब इसे उसकी टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ मिलाया जाता, तो उसे पूरा विश्वास था कि वह बिना कोई आवाज किए दुश्मनों को खत्म कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद वह संतुष्ट नहीं थी।
क्योंकि इस दुनिया में जहां हर तरफ मौत और आतंक फैला हुआ था, सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं था। अगर उसे सच में जिंदा रहना था तो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। उधर मैं अपने जंबी पपेट्स को पड़ोसी बिल्डिंग्स में सप्लाईज ढूंढने भेज रहा था कि तभी मुझे एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जो शायद किसी मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट का था। वहां के पुराने मालिक ने पीछे कई कम्बैट मैनुअल्स छोड़ रखे थे, जिनमें हर तरह की क्लोज क्वार्टर्स फाइटिंग टेक्निक्स विस्तार से लिखी हुई थी। जॉम्बी बनने के बाद से ही मेरी फिजिकल एबिलिटीज सामान्य इंसानों से काफी आगे निकल चुकी थी। मेरा शरीर अब पहले की तरह अकड़ा हुआ नहीं था, जिसका मतलब था कि मैं जटिल कॉम्बैट मूवमेंट्स को पहले से कहीं तेजी से सीख और अभ्यास कर सकता था। सामान्य ज़ॉम्बीज आमतौर पर सिर्फ काटने और पंजे मारने जैसे आदिम तरीकों पर निर्भर रहते थे, लेकिन इंसानों द्वारा विकसित कॉम्बैट टेक्निक्स कहीं ज्यादा प्रभावी और सोच समझकर बनाई गई थी। भले ही मेरी एवोल्यूशन अब सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट पर केंद्रित नहीं थी, फिर भी मुझे विश्वास था कि सही मार्शल आर्ट्स कच्ची ताकत की कई कमियों को पूरा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंसानों के विपरीत मुझे दूसरे ज़ॉम्बीज के काटने का डर नहीं था। ये मुझे वेपन्स इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ा फायदा देता था। कई टेक्निक्स का अध्ययन और लगातार अभ्यास करने के बाद मैंने छठी मंजिल के लिविंग रूम में कुछ ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा किए और उन्हें अपने कंट्रोल से मुक्त कर दिया। अगले ही पल वे मेरे स्पैरिंग पार्टनर्स बन गए। और मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, जब कोई ज़ॉम्बी लड़ना सीख जाता है तो उसे रोकना किसी दुस्वप्न से कम नहीं होता। लेकिन असली कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। सिर्फ थ्योरीज पढ़ना और अपने मूव्स खुद बनाना पर्याप्त नहीं था। जब वास्तविक लड़ाई शुरू होती है तब सिर्फ असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस मायने रखता है। सबसे जरूरी चीज होती है दूरी का सही अंदाजा लगाना और पल भर में दुश्मन की प्रतिक्रिया को पढ़ लेना। लगातार ट्रेनिंग के जरिए मेरी फाइटिंग स्किल्स तेजी से निखरने लगी। साधारण ज़ॉम्बीज अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। उनके हमलों से बचना मेरे लिए बेहद आसान हो चुका था। मैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसे मार्शल आर्ट्स का बिल्कुल अनुभव नहीं था, एक ऐसे फाइटर में बदल चुका था जिसके पास मजबूत टेक्निक्स और बेहद स्मूथ मूवमेंट्स थे। इसी दौरान मुझे अपने बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। अब मैं पहले से कहीं बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकता था। कॉम्बैट ट्रेनिंग करते समय भी मैं एक साथ ज़ॉम्बी पपेट्स को सप्लाईज ढूंढने भेज सकता था और उनकी आंखों के जरिए आसपास के इलाके की निगरानी भी कर सकता था। तभी अपने एक पपेट की दृष्टि से देखते हुए मैंने सनशाइन कम्युनिटी में कुछ अजीब देखा। पहली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दो ज़ॉम्बीज सप्लाईज तलाश रहे थे कि अचानक एक खून जैसी लाल शैडो कहीं से प्रकट हुई। उसकी गति इतनी डरावनी थी कि अगर फर्श पर उसके छोड़े गए हल्के निशान न होते तो मैं समझता कि मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने तुरंत अपने एक ज़ॉम्बी को उस क्रिम्सन शैडो का पीछा करने का आदेश दिया। कुछ मिनट बाद आखिरकार मुझे उस क्रिएचर को साफ देखने का मौका मिला और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह शब्दों से परे भयावह था। उसकी त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके दांत और जीभ विकृत होकर राक्षसी रूप ले चुके थे। उसके हाथ और पैर किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे तेज क्लॉज में बदल गए थे, जिससे वह इंसानों की तरह सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता था। वह सिर्फ रेंग सकता था। लेकिन यही उसकी सबसे भ्रामक बात थी, क्योंकि उस कमजोरी के बदले उसे अकल्पनीय गति और राक्षसी ताकत मिली थी। वह जमीन पर अविश्वसनीय तेजी से रेंग सकता था और एक विशाल स्पाइडर की तरह दीवारों और छतों पर दौड़ सकता था। जैसे ही मेरे कंट्रोल वाले ज़ॉम्बीज का सामना इस क्रॉलिंग ज़ॉम्बी से हुआ, उनके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल वह मॉन्स्टर हरकत में आ गया। पलक झपकते ही उसने मेरे दोनों ज़ॉम्बी पपेट्स को मार डाला। मैं स्तब्ध रह गया। आखिर यह किस तरह का मॉन्स्टर था? जब मेरी चेतना वापस मेरे असली शरीर में लौटी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कांप रहा था। ब्लड मून के आने के बाद इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की एबिलिटीज मेरी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी थी। मेरी वर्तमान ताकत ऐसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मेरे पांचों ज़ॉम्बी पपेट्स एक साथ हमला कर दें, तब भी शायद वे कुछ ही सेकंड में मारे जाएं। उसी पल मैंने मन ही मन सिर्फ एक ही उम्मीद की, काश वह लाल ज़ॉम्बी कभी बिल्डिंग 5 तक न पहुंचे, जहां मैं और किकी छिपे हुए थे। मेरे पास समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने हर दिन खुद को और ज्यादा कठोर ट्रेनिंग में झोंक दिया। मैं बार बार ज़ॉम्बीज से लड़ता, अपनी लिमिट्स को तोड़ता और मजबूत बनने की कोशिश करता। एक हफ्ते बाद छठी मंजिल के लिविंग रूम में मैं खुद को एक साथ 3 विशाल ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ पाया। लेकिन अब मैं तंग जगह में भी तेजी से मूव कर सकता था। मैं लगातार ओपनिंग्स तलाश रहा था और अपनी अनोखी फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक एक करके नीचे गिरा रहा था। कॉम्बैट स्किल्स को निखारने के साथ साथ मैं लगातार अपने ज़ॉम्बीज बो नर्डिनेट्स को सप्लाईज इकट्ठा करने और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भेजता रहा। मैं जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अपोकैलिप्स हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा था और मेरे दिल के किसी कोने में एक मजबूत एहसास था कि जो आने वाला है वह अब तक मेरे सामने आए हर खतरे से कहीं ज्यादा भयानक होगा। ब्लड ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ना बेहद मुश्किल था,
इसलिए मैं अच्छी तरह जानता था कि जब तक मैं और मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसके सामने जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। सच कहूं तो उस डरावने क्रीचर की तुलना में पहले मिले टैंक ज़ॉम्बीज और फास्ट ज़ॉम्बीज कहीं ज्यादा आसान थे। पिछले कुछ दिनों की स्काउटिंग के दौरान मैंने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की थी। क्रिस्टल कोर्स आमतौर पर सिर्फ इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के दिमाग के अंदर ही पाए जाते थे। उधर 7वीं मंजिल पर अभी भी बेबी बनी हुई युनरुजू अपनी लगातार ट्रेनिंग की वजह से काफी आगे बढ़ चुकी थी। पहले वह एक छोटी सी सिल्वर नीडल को हिलाने की कोशिश करते करते थक जाती थी, लेकिन अब वह अपने पूरे शरीर को जमीन से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर उठा सकती थी। ज्यादातर लोगों के लिए हवा में उड़ना सिर्फ एक सपना था। भले ही वह अभी सच में उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसकी अथक मेहनत ने उसे इतनी शक्ति जरूर दे दी थी कि वह इस भयानक अपोकलिप्स में कम से कम खुद की थोड़ी बहुत रक्षा कर सके। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगर किसी बड़े सर्वाइवर कैंप को उसके अस्तित्व के बारे में पता चल जाए तो वे उसे हासिल करने के लिए पागल हो जाएंगे। आखिर एक ऐसी बेबी जो खुद को हवा में उठा सकती हो, बेहद दुर्लभ और अनमोल थी। उधर 6ठी मंजिल पर एक और कठिन ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद मैंने अपने ज़ॉम्बी सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि वे मारे गए एनिमीज के बिखरे हुए अवशेष साफ करें। मैं कीकी को दूध पिलाने ऊपर जाने ही वाला था कि तभी सप्लाईज इकट्ठा करने भेजे गए ज़ॉम्बीज में से एक ने कुछ दिलचस्प खोज लिया। ज्यादा दूर नहीं, एक दुबला लेकिन बेहद तेज ज़ॉम्बी एक भूखे सर्वाइवर का पीछा कर रहा था जो लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बेचारे आदमी का खाना खत्म हो चुका था और मजबूरी में उसे अपने छिपने की जगह छोड़कर सप्लाईज ढूंढने बाहर आना पड़ा था। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात उसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी से हो गई जिसकी मैं काफी समय से तलाश कर रहा था। वह क्रीचर अविश्वसनीय रूप से तेज था। दौड़ते समय उसने अपने रेजर शार्प क्लॉज कार के किनारे में गाड़ दिए और उसी सहारे एक परफेक्ट टर्न ले लिया। अगले ही पल उसने सर्वाइवर को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। जैसे ही मैंने यह दृश्य अपने ज़ॉम्बी पपेट की आंखों से देखा, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यही मेरा मौका है। पहला क्रिस्टल कोर निगलने के बाद जो शक्ति का एहसास मुझे हुआ था, उसके बाद से और मजबूत बनने की मेरी इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने बिना समय गंवाए अपने एक ज़ॉम्बी पपेट को फास्ट ज़ॉम्बी पर नजर रखने का आदेश दिया। एक पपेट को स्काउट बनाकर छोड़ दिया और फिर 4 और ज़ॉम्बी सबोर्डिनेट्स को बुलाया जिनके हाथों में फायर एक्सेस थी। जब 5 ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए तो मैंने उन्हें साधारण भटकते ज़ॉम्बीज की तरह डिस्गाइज कर दिया। सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हमने धीरे धीरे उस फास्ट ज़ॉम्बी को घेर लिया जो खुशी खुशी इंसानी मांस खा रहा था। मैंने यही रणनीति इसलिए चुनी क्योंकि मैं उसकी स्पीड अच्छी तरह समझ चुका था। अगर मैंने लापरवाही दिखाई होती तो शायद मेरे सारे ज़ॉम्बी पपेट्स मारे जाते। जब हमारे बीच सिर्फ 10 मीटर की दूरी बची, मैंने अचानक 5 पपेट्स को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। अपनी गति के कारण फास्ट ज़ॉम्बी कई अटैक से बच गया, लेकिन घेराबंदी की वजह से उसकी दाईं बांह और पीठ पर एक्सिस के गहरे घाव पड़ गए। हालांकि दुर्भाग्य से मेरे एक पपेट की एक्स उसकी पसलियों में फंस गई। गुस्से से पागल होकर फास्ट ज़ॉम्बी ने तुरंत उसका सिर काट दिया। मैंने बिना देर किए 2 और ज़ॉम्बीज को सामने से हमला करने का आदेश दिया ताकि उसका ध्यान भटक सके। उसी समय बाकी 2 ज़ॉम्बीज ने साइड से हमला कर दिया। हालांकि फास्ट ज़ॉम्बी ने सामने वालों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह एक भयानक एक्स स्ट्राइक से नहीं बच सका जिसने उसकी कमर को गहराई तक चीर दिया। उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया। घायल और क्रोधित ज़ॉम्बी और भी ज्यादा तेज हो गया और उसने मेरे एक और पपेट को चंद सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन तब तक मेरे बाकी 3 ज़ॉम्बीज उस पर टूट चुके थे। लगातार होते एक्स अटैक से बचना आखिरकार उसके लिए भी असंभव हो गया। अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। टारगेट को खत्म करने के बाद मैंने अपने बचे हुए ज़ॉम्बी पपेट्स को उसके सिर को खोलने और क्रिस्टल कोर निकालने का आदेश दिया। क्रिस्टल कोर मिलते ही हम तुरंत अपनी कम्युनिटी की तरफ लौट गए। वहां पहुंचकर मैंने पपेट्स को बिल्डिंग एंट्रेंस पर गार्ड की तरह खड़ा कर दिया और खुद क्रिस्टल कोर लेकर 6ठी मंजिल पर चला गया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह बिल्कुल पहले वाले क्रिस्टल कोर जैसा था, सफेद क्रिस्टल जिसके अंदर हल्की लाल रेखाएं मौजूद थीं। जाहिर था कि उस फास्ट ज़ॉम्बी ने भी पहले क्रिस्टल कोर्स कंज्यूम किए थे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। अगले ही पल ऊर्जा की एक विशाल लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। जब प्रक्रिया खत्म हुई तो मेरी एबिलिटीज में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी। अब मैं एक साथ 10 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। मेरी कंट्रोल रेंज लगभग 3000 मीटर तक पहुंच चुकी थी। अपनी नई शक्ति से उत्साहित होकर मैंने आसपास के इलाके से 10 बड़े और मजबूत ज़ॉम्बीज चुने और हर एक को फायर एक्सेस से लैस कर दिया। इस तरह मेरी पहली असली ज़ॉम्बी असॉल्ट स्क्वाड तैयार हो गई। अपनी बढ़ती हुई सेना को देखकर मैं खुद भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ पल के लिए तो मैंने एक विशाल ज़ॉम्बी आर्मी बनाने का सपना तक देख लिया। मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी और अनगिनत ज़ॉम्बी सोल्जर्स के साथ मैं जहां चाहूं वहां कब्जा कर सकता था। मैंने तो ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया जो सिर्फ ओवरवेलमिंग नंबर्स पर आधारित थीं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं बिल्डिंग 1 में छिपे उस भयानक लाल मॉन्स्टर को भूल नहीं पा रहा था। फास्ट ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि वह क्रीचर वास्तव में कितना खतरनाक है।
उसकी तुलना में फास्ट जॉम्बी लगभग महत्वहीन लग रहा था। भले ही अब मेरे पास 10 जॉम्बी पपेट्स थे, लेकिन मैं अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत कम जानता था। इतनी जानकारी के बिना जीत की गारंटी देना असंभव था। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ और दिन इंतजार करूंगा और फिर जॉम्बीज भेजकर उसकी असली ताकत का परीक्षण करूंगा। वह क्रीचर मेरे सिर पर लटकते हुए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था। जब तक वह मौजूद था, मैं एक पल के लिए भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। अगले 3 दिनों तक मैंने पूरी छठी मंजिल को अपने निजी ट्रेनिंग रूम में बदल दिया। मैं लगातार खुद को मजबूत बना रहा था और उस लड़ाई की तैयारी कर रहा था जिसके आने का मुझे पूरा यकीन था। दिन ब दिन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए मुझे महसूस होने लगा कि इवॉल्व होने के बाद मेरा शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। अब मेरा यह शरीर बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा अपोकलिप्स में जिंदा बचे किसी सर्वाइवर का होना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को लड़ाई के दौरान बचे अवशेष साफ करने का आदेश दिया। शरीर से खून धोने के बाद मैं 7वीं मंजिल पर बेबी किकी को दूध पिलाने लौट आया। जैसे ही मैंने उसकी मासूम मुस्कान देखी, मेरे चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। इस छोटी सी बच्ची की एपेटाइट दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। उसे दूध पिलाने के बाद मैंने अपने इकट्ठा किए हुए कुछ टॉयज निकाले और उसे हंसाने की पूरी कोशिश करने लगा। उधर युनरुजु अपने ज़ॉम्बी पापा को पूरी तरह बेवकूफों जैसी हरकतें करते हुए देख रही थी, जो सिर्फ उसे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। अंदर ही अंदर वह सिर्फ फेस पाम ही कर सकती थी। बाहर से वह एक मासूम बेबी दिखती थी, लेकिन असलियत में वह एक निडर, शांत और बेजोड़ एम्प्रेस थी। फिर भी क्योंकि उसके ज़ॉम्बी फादर की नीयत अच्छी थी, उसके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि जैसे ही मैंने उसकी मुस्कान देखी, मैं उसे और ज्यादा हंसाने के लिए पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। युनरुजु लगभग मानसिक रूप से टूटने वाली थी। आखिर में उसने खुद को समझाया, छोड़ो, इसे टेलीकाइनेसिस ट्रेनिंग का एक और तरीका समझ लेती हूँ। कुछ देर युनरुजु के साथ खेलने के बाद मैंने आखिर फैसला किया कि अब बिल्डिंग 1 में छिपे उस लाल मॉन्स्टर की असली ताकत जांचने का समय आ गया है। मैंने साधारण ज़ॉम्बीज की भीड़ में से 10 बड़े और ताकतवर ज़ॉम्बीज चुने और उनके हाथों में फायर एक्सेस थमा दी। वे पहले ही काफी डरावने लग रहे थे, लेकिन मुझे फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। तभी मुझे कोने पर मौजूद एक ई-बाइक शॉप याद आई जहां हेलमेट्स बिकते थे। मैं तुरंत अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को वहां ले गया और दुकान का एंट्रेंस तोड़ डाला। मैंने हर ज़ॉम्बी को एक फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट पहनाया। आखिर सिर ही ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी कमजोरी था। उनका शरीर चाहे पूरी तरह नष्ट हो जाए, जब तक सिर सुरक्षित रहता, वे एक्स से उठाकर लड़ सकते थे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैंने पूरी स्क्वाड को रिमोटली कंट्रोल किया और उन्हें बिल्डिंग 1 की तरफ भेज दिया। क्योंकि मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोल रेंज अब 3000 मीटर तक पहुंच चुकी थी और मुझे पता था कि क्लोज कॉम्बैट में मेरी स्थिति कमजोर है, इसलिए मैंने खुद बिल्डिंग 5 के अंदर सुरक्षित रहकर दूर से कमांड देने का फैसला किया। ज़ॉम्बी स्क्वाड ने पहली मंजिल से सर्च शुरू की। वे हर रूम और हर कोने की सावधानी से जांच कर रहे थे, खासकर सीलिंग्स की, क्योंकि वह लाल मॉन्स्टर स्पाइडर की तरह दीवारों पर रेंग सकता था। कुछ ही समय में उन्होंने लगातार 4 मंजिलें छान मारी, लेकिन क्रिएचर का कोई निशान नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि वह लाल मॉन्स्टर पहले से ही 5वीं मंजिल के एक अंधेरे कोने में स्पाइडर की तरह चिपका हुआ था और चुपचाप मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसने हमला कर दिया। अगले ही पल दरवाजे के सबसे पास खड़ा ज़ॉम्बी पपेट हवा में उछल गया। सौभाग्य से उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसका सिर नहीं टूटा। मैंने तुरंत पूरी स्क्वाड को पलटवार करने का आदेश दिया। दर्जनों एक्सेस एक साथ मॉन्स्टर की तरफ बरस पड़ी। अगर उस समय युनरुजु वहां होती तो वह इस क्रीचर को तुरंत पहचान लेती। ये एक लिकर था, अपोकलिप्स के बाद पैदा हुआ एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार ऐसे मॉन्स्टर्स ने अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में अनगिनत सर्वाइवर्स का नरसंहार किया था। लिकर बुरी तरह गुस्से में था। उसकी गति अविश्वसनीय थी। वह मेरे कई पपेट्स को ऐसे उछाल रहा था जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। लेकिन मेरे कंट्रोल में होने की वजह से घायल होने के बावजूद मेरे ज़ॉम्बीज उसकी क्लॉज और लिम्स को कसकर पकड़ने की कोशिश करते रहे। उसी समय बाकी पपेट्स लगातार उसकी खोपड़ी पर एक्सेस बरसा रहे थे। धीरे धीरे लिकर हमारे एनसर्कलमेंट में फंस गया। यहाँ तक कि जब वह छलांग लगाकर बचने की कोशिश करता, तब भी कुछ एक्स स्ट्राइक्स उसके शरीर पर लग ही जाती। मैंने लगातार सारे अटैक्स एक ही जगह केंद्रित रखे। आखिरकार मेरे आदेश पर 3 पपेट्स ने मिलकर उसकी एक बांह काट डाली। दर्द भरी चीख निकालते हुए वह क्रीचर सीलिंग पर जा चिपका। मैंने तुरंत पपेट्स को अपने वेपन्स उसकी तरफ फेंकने का आदेश दिया, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज था। ऊपर से मेरे लो लेवल पपेट्स की ताकत और एक्यूरेसी भी काफी सीमित थी। अगले ही पल लिकर ने खिड़की तोड़ी और बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर कूद गया। पलक झपकते ही वह गायब हो चुका था। मैंने मन ही मन गाली दी। मैंने उसे कम आंका था। इतनी तैयारी के बाद भी वह हरामी भाग निकला। उसकी गति बहुत ज्यादा थी। वह बिल्डिंग्स की बाहरी दीवारों पर ऐसे दौड़ सकता था जैसे कोई इंसान समतल जमीन पर चलता हो। अब जबकि वह बच निकला था, वह निश्चित रूप से और ज्यादा सतर्क हो जाएगा और शायद बदला लेने भी आएगा।
अच्छी बात यह थी कि हेलमेट्स की वजह से मेरे पपेट्स को कम नुकसान हुआ था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी लॉसेस नहीं थी। मेरी चिंता सिर्फ वह लाल मॉन्स्टर था। अगर वह अचानक बिल्डिंग 5 में घुस आया तो, अगर उसे मेरी बेबी मिल गई तो, अगर वह बाहर की दीवार चढ़कर सीधे 7वीं मंजिल तक पहुंच गया तो, तब हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया और डिफेंस प्लान्स बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपने सबसे ताकतवर और सबसे अच्छे हथियारों से लैस 3 पपेट्स को बिल्डिंग 5 की 24 घंटे पेट्रोल पर लगा दिया। इस तरह अगर मॉन्स्टर चुपके से भी अंदर घुसता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। साथ ही मैंने बाकी पपेट्स को दूसरे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज की तलाश में भेज दिया। जब मैंने पहले 2 क्रिस्टल कोर्स खाकर अपनी ताकत बढ़ाई थी, तब मैं बेहद उत्साहित था। लेकिन इस लाल मॉन्स्टर की वजह से मुझे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। इस दुनिया में मैं अभी भी एक विशाल महासागर की छोटी सी मछली भर था। उधर 7वीं मंजिल के कमरे में युन रूजू अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके 2 डॉल्स को हवा में तैराकर कंट्रोल कर रही थी। बेशक अपने पिछले जीवन की महान एम्प्रेस होने के नाते उसे वास्तव में टॉयज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मेरी मेहनत बेकार जाए। साथ ही उसने यह भी खोज लिया था कि डॉल्स को कंट्रोल करना उसकी टेलीकिनेसिस के लिए शानदार प्रैक्टिस था, इसलिए वह खेलना जारी रखे हुए थी। थोड़ी देर बाद उसे मेरी मौजूदगी पास आती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत दोनों डॉल्स को अपनी बाहों में भर लिया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ और उसे खुशी खुशी खेलते देखा तो मेरी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसे देखते हुए मैं खुद को सोचने से नहीं रोक पाया, मेरी बेबी, यह दुनिया अब कितनी अंधेरी और टूटी हुई हो चुकी है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो जिंदगी से निराश मत होना। मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल ऐसी ही रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के, बस खुशी खुशी बड़ी होती रहो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों इस ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में साथ साथ जिंदा रह सकें। यही सोचते सोचते मेरी नजर अचानक खिड़की की तरफ गई और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। बिना समय गंवाए मैं बाहर निकल पड़ा और लकड़ी के तख्ते तथा कीलें इकट्ठा करने लगा ताकि खिड़की को पूरी तरह बंद कर सकूं। उधर युन रूजू अपने ज़ॉम्बी पापा को उलझन भरी नजरों से देख रही थी और सोच रही थी कि इस बार उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कई दिनों से मैं लगभग बाहर गया ही नहीं था और अब तो मैं खिड़कियों को भी पूरी तरह बंद कर रहा था। मुझे काम करते हुए देखकर युन रूजू खुद को सोचने से नहीं रोक पाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ज़ॉम्बी डैड उन शक्तिशाली म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ से डर गए हैं और अब हमेशा के लिए यहीं छिपकर रहना चाहते हैं ताकि किसी मुसीबत में न पड़े। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही यह वजह उसे तर्कसंगत लगने लगी। उसके दिमाग में उसका ज़ॉम्बी फादर शायद बहुत बड़ा कोवर्ड था, लेकिन उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात का अंदाजा नहीं था। मैं ये सब अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा था। इसके अलावा ब्लड मून के बाद सिर्फ ज़ॉम्बीज ही इवॉल्व नहीं हुए थे, इंसान भी बदल चुके थे। अपोकैलिप्स की शुरुआत में लोग साधारण ज़ॉम्बीज को देखते ही घबराकर भाग जाते थे, लेकिन अब आम सर्वाइवर्स भी लो लेवल ज़ॉम्बीज को आसानी से मार सकते थे। उधर युन रूजू इन्हीं विचारों में खोई हुई थी, जबकि मैं लगातार बोर्ड्स में नेल्स ठोकता जा रहा था। कुछ समय बाद आखिरकार मैंने खिड़की को पूरी तरह रीइंफोर्स कर दिया। हालांकि मैंने जानबूझकर कुछ छोटे ओपनिंग्स छोड़ दिए ताकि धूप और ताजी हवा अंदर आती रहे। इस तरह युन रूजू सुरक्षित भी रहेगी और उसे ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि वह किसी प्रिजन में कैद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर कभी वे ब्लड रेड मॉन्स्टर्स हमला करते तो यह बैरिकेड मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए कीमती समय दे देता। इसी तरह 3 और दिन गुजर गए। भले ही वे क्रिम्सन मॉन्स्टर्स दोबारा दिखाई नहीं दिए, फिर भी मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को बिल्डिंग 5 के आसपास पेट्रोल करने से नहीं रोका। मैं अपनी गार्ड बिल्कुल नीचे नहीं करना चाहता था। तभी एक दिन मुझे अपने मेंटल कनेक्शन के जरिए अचानक जानकारी मिली। सप्लाईज की तलाश में 2 ब्लॉक्स दूर एक स्टोर में गया मेरा एक ज़ॉम्बी पपेट सर्वाइवर्स के एक ग्रुप से टकरा गया था। शुरुआत में उन सर्वाइवर्स ने उसे एक साधारण ज़ॉम्बी ही समझा, लेकिन जैसे ही पपेट उनकी तरफ मुड़ा, ताइजो नाम का एक मजबूत और मांसल आदमी आयरन पाइप लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत पपेट को कंट्रोल किया और उसे एक्सेस से जवाबी हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों के वेपन्स टकराए, मैं चौंक गया। मेरे चुने हुए ज़ॉम्बी पपेट सभी बड़े और ताकतवर थे। वैसे भी ज़ॉम्बीज सामान्य इंसानों से स्वाभाविक रूप से ज्यादा मजबूत होते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना शक्तिशाली होगा। उसके आयरन पाइप के वार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि मेरे पपेट का हाथ सुन्न पड़ गया। ताइजो की शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। उसने एक्सी को झटक कर दूर फेंक दिया और सिर्फ एक वार में मेरे पपेट का सिर कुचल दिया। गिरे हुए ज़ॉम्बी के पास जाकर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह दुनिया दिन ब दिन और पागल होती जा रही है। अब ज़ॉम्बीज भी वेपन्स इस्तेमाल करने लगे हैं। शायद ये किसी नए इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी की किस्म है। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और कहा कि जल्दी से सप्लाईज इकट्ठा करो। उसे चिंता थी कि यह शोर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सकता है। जब बाकी लोगों ने उसे एक ही बार में ज़ॉम्बी को मारते देखा तो वे तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। उनमें से एक बोला, अच्छा हुआ ब्रदर ताइजो हमारे साथ हैं, नहीं तो हमें इतना खाना कभी नहीं मिलता। दूसरा हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी ब्रदर ताइजो के सामने क्या कर लेंगे। उनकी ताकत के सामने एक वार ही काफी है।
अपोकलिप्स में हर कोई किसी शक्तिशाली साथी की तलाश में रहता था, इसलिए वे बिना शर्म के उसकी चापलूसी कर रहे थे। सारी तारीफें सुनकर ताइजो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उधर मैं हैरान था। अपोकलिप्स शुरू हुए पूरे 1 महीना गुजर चुका था और फिर भी मुझे जिंदा इंसान दिखाई दे रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ताइजो की ताकत देखकर मैं लगभग निश्चित था कि वह एक इवॉल्व्ड ह्यूमन था। किसी साधारण इंसान के पास इतनी शक्ति होना असंभव था। इंसानों के पास बुद्धि होती है, जटिल सोच होती है और वे योजनाएं बना सकते हैं। यही वजह थी कि मैं चिंतित हो गया। अगर सर्वाइवर्स को कभी उन विशाल सप्लाईज के बारे में पता चल गया जिन्हें मैंने और कीकी ने जमा कर रखा था, तो वे हमारे लिए खतरा बन सकते थे। काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि अब उस इलाके में कोई और पपेट नहीं भेजूंगा। उस घटना के बाद कई और दिन तेजी से गुजर गए। फिलहाल मैंने सप्लाईज इकट्ठा करना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स इतने प्रभावी साबित हुए थे कि बिल्डिंग 5 का लगभग हर कमरा अब खाने, टूल्स और तरह तरह के रिसोर्सेज से भरा पड़ा था। इसी दौरान युनरुजु लगातार अपने बिस्तर पर बैठकर टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करती रही। वह अपनी पावर्स का उपयोग करके खुद को क्रॉल करने में मदद करती और धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण बढ़ाती रही। हर दिन उसकी गति पहले से बेहतर होती जा रही थी। आखिरकार अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से उसने चलना सीख लिया। संयोग से ठीक उसी समय मैंने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। मेरी छोटी एंजल अभी सिर्फ कुछ महीनों की थी। वह पहले से सीधा चल कैसे रही थी? शुरुआत में मैं पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरानी अपार खुशी में बदल गई। शुरुआत से ही मैं चाहता था कि वह इस क्रूर दुनिया के साथ जितनी जल्दी हो सके खुद को ढाल ले, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी चलना सीख जाएगी। बिना एक पल गंवाए मैंने युनरुजु को उठा लिया और उसे लिविंग रूम में ले आया। मुझे लगा कि बेड की तुलना में सपाट फ्लोर पर प्रैक्टिस करना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। युनरुजु ने अपनी एबिलिटीज की मदद से जल्दी खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसका फिजिकल बॉडी अभी भी बेहद कमजोर था। सिर्फ संतुलन बनाए रखने में ही उसकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही थी। कुछ देर बाद उसने चलना बंद कर दिया। मैंने समझा कि वह थक गई है, इसलिए उसे प्यार से सोफा पर लिटा दिया ताकि वह आराम कर सके। उसके आराम से बैठ जाने के बाद मैंने अपनी तेज मचेटी उठाई और बालकनी की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकूं। जब से मेरा शरीर इवॉल्व हुआ था और उसने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, तब से मेरी तलवार का हर स्विंग हवा को चीरते हुए एक तेज सीटी जैसी आवाज पैदा करता था। सच तो यह था कि मेरी ट्रेनिंग मेथड्स कोई खास सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। जो कुछ भी मैं अभ्यास कर रहा था वह उन मार्शल आर्ट्स मूवीज और शोज से सीखा था जिन्हें मैंने इंसान रहते हुए देखा था। मैं बस उन्हीं बेसिक मूवमेंट्स और स्वॉर्ड स्विंग्स की नकल कर रहा था जो मुझे याद थे, लेकिन मेरे दिल में एक अटूट विश्वास था। मुझे लगता था कि अगर मैं लगातार मजबूत होता रहा तो एक दिन मेरी तलवार का हर वार इतना शक्तिशाली होगा कि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे मन में हमेशा यही विश्वास था कि अगर मैं लगातार मजबूत होता रहूं तो मेरे हाथ में पड़ा एक साधारण पत्थर भी किसी की भी डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी होगा। उधर युनरुजु मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। अब तक वह यही सोचती आई थी कि मैं बस एक साधारण ज़ॉम्बी हूं जिसने किसी तरह अपना ह्यूमन माइंड बचा कर रखा है और वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए सामान्य ज़ॉम्बीज से थोड़ा बेहतर हूं। लेकिन मानवता की पूर्व एम्प्रेस होने के नाते उसके पास अपने पिछले जीवन का विशाल कम्बैट एक्सपीरियंस था। उसकी नजरों में मेरी मूवमेंट्स बेहद खराब थीं। मेरी टेक्निक खामियों से भरी हुई थी और मेरा फाइटिंग स्टाइल तो पूरी तरह कचरा लगता था। उसे पूरा यकीन था कि अगर मेरा सामना कभी किसी सचमुच शक्तिशाली ओपोनेंट से हुआ तो उसका ज़ॉम्बी फादर एक ही थप्पड़ में उड़ जाएगा। बेशक मैंने उसे लगातार अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया था, लेकिन मैंने पूरी स्थिति को गलत समझ लिया। मुझे लगा वह मेरी शानदार स्वॉर्ड प्रैक्टिस से प्रभावित होकर मुझे एडमायर कर रही है। मेरी कॉन्फिडेंस तुरंत आसमान छूने लगी और मैं पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ ब्लेड घुमाने लगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने छोटी कीकी को 6ठी मंजिल के लिविंग रूम में ही खेलने दिया। क्योंकि मैं रोज वहीं ट्रेनिंग करता था, इसीलिए वह जगह 7वीं मंजिल के उस कमरे से कहीं ज्यादा खुली और आरामदायक थी, जिसकी खिड़कियां मैंने पूरी तरह लकड़ी के तख्तों से बंद कर दी थीं। जबकि मैं बालकनी में कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता, युनरुजु चुपके से लिविंग रूम के अंदर सही तरीके से चलने का अभ्यास करती और साथ ही अपनी टेलीकिनेसिस को भी मजबूत बनाती रहती। मैं हर दिन उसे देखता और महसूस करता कि उसके छोटे छोटे कदम पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो रहे थे। वह सच में एक जीनियस थी, लेकिन उसकी तेजी से होती प्रगति के बावजूद उसके दिल की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। ब्लड मून के आने के बाद से ज़ॉम्बीज और म्यूटेटेड बीस्ट्स बेहद डरावनी गति से इवॉल्व हो रहे थे। आखिरकार मेरे जैसे साधारण ज़ॉम्बीज की इस निर्दयी दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना होगा, चाहे सिर्फ इतना ही क्यों ना हो कि वह किसी पर बोझ न बने। हम दोनों अपने अपने तरीके से खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए थे कि तभी अचानक बाहर से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। मेरे सीने में तुरंत एक बुरा एहसास पैदा हुआ।
बिना देर किए मैंने अपनी विजन एक जॉम्बी पपेट में ट्रांसफर कर दी। सब डिवीजन के ग्रेसी एरिया में मैंने 2 इवॉल्व जॉम्बीज को एक दूसरे की जान लेते हुए लड़ते देखा। उनमें से एक विशाल टैंक जॉम्बी था जो लगभग 2.5 मीटर लंबा था। उसके हर पंच से शॉक वेव्स पैदा हो रही थीं और जमीन पर गहरे गड्ढे बन रहे थे। उसका ओपोनेंट वही लिकर था जिससे मैं पहले टकरा चुका था। चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए वह भयानक गति से इधर उधर दौड़ रहा था और उसके क्लॉज दरांती की तरह तेज थे। दोनों शक्तिशाली इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के बीच लड़ाई पूरी तरह बराबरी की थी। मेरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये तो एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। 2 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज एक साथ सामने आए थे और दोनों एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे। मुझे सिर्फ इंतजार करना था और सही समय पर फायदा उठाना था। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा करते हुए नीचे उतरने लगा। बाहर का शोर सुनकर युनरूज़ू बेहद चिंतित हो गई। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि मैं दूर से ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। उसकी नजरों में मैं खुद इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से लड़ने जा रहा था, लेकिन क्योंकि वह अभी भी स्वतंत्र रूप से कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास कमरे में बैठकर चुपचाप प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए मैंने अपने सभी पपेट्स को बुला लिया। फायर एक्सिस से लैस 10 ज़ॉम्बीज चुपचाप बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगे। लंबी और खूनी लड़ाई के बाद दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और खून से लथपथ थे। आखिरकार ब्लड रेड लिकर ने टैंक ज़ॉम्बी की एक बांह उखाड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। विशाल ज़ॉम्बी वहीं मर गया, लेकिन क्रिम्सन मॉन्स्टर खुद भी मौत के करीब पहुंच चुका था। वह क्रिस्टल कोर निकालने ही वाला था कि अचानक मेरी पपेट स्क्वाड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मॉन्स्टर ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पपेट्स को डर महसूस ही नहीं होता था। मेरे कंट्रोल में वे लगातार आगे बढ़ते रहे और बेरहमी से एक्सेस चलाते रहे। क्योंकि यह लड़ाई खुले इलाके में हो रही थी, इसलिए लिकर अपनी सबसे बड़ी एडवांटेज खो चुका था। अब वह दीवारों और सीलिंग्स के बीच आसानी से नहीं कूद सकता था। बस एक पल की चूक में वह मेरी फॉर्मेशन के बीचों बीच फंस गया। उसके भागने से पहले ही मैंने दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के क्रिस्टल कोर्स हासिल कर लिए। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत पपेट्स को सब डिवीजन वापस लौटने का आदेश दिया। दोनों क्रिस्टल कोर्स अब लगभग पूरी तरह लाल हो चुके थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन ज़ॉम्बीज ने पहले ही अपनी ही जाति के कई ज़ॉम्बीज को खा लिया था। जब मैं तीसरी मंजिल पर लौटा तो अपनी एक्साइटमेंट को और नहीं रोक पाया। मैंने दोनों क्रिस्टल कोर्स एक साथ निगल लिए। उनके अंदर मौजूद एनर्जी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे शरीर में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में हुआ। अचानक एक भयावह शक्ति मेरी कॉन्शियसनेस में उमड़ पड़ी। वह शक्ति इतनी विशाल थी कि मेरी सहन करने की क्षमता से बहुत आगे निकल गई। कुछ ही देर में मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी और मैं पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर 7वीं मंजिल पर युनरूज़ू सोफा पर इधर उधर टहल रही थी। चिंता धीरे धीरे उसके पूरे दिल को खा रही थी। बहुत ज्यादा समय बीत चुका था और मेरा कोई पता नहीं था। धीरे धीरे उसने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। उसे सच में विश्वास हो गया कि मैं इवॉल्व ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जा चुका हूं। अपने दिल में वह अपने बेचारे ज़ॉम्बी फादर का शोक मना रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह मन ही मन शिकायत करने लगी, कम से कम थोड़ा और इंतजार तो कर लेते, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन जैसे ही निराशा उसे पूरी तरह घेरने वाली थी, अचानक कमरे के बाहर से डोर लॉक खुलने की आवाज गूंजी। युनरूज़ू ने तुरंत सिर उठाया और उस आवाज को सुनते ही उसके चेहरे पर एक मीठी और राहत भरी मुस्कान खिल उठी। जैसे ही युनरूज़ू ने मुझे वापस आते देखा, वह तुरंत सोफा से कूद पड़ी और अपनी छोटी छोटी टांगों से जितना तेज दौड़ सकती थी मेरी तरफ भागी। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और कहा, पापा। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरी बेबी किकी ने अभी अभी मुझे पापा कहा था। मैं 2 जिंदगियां जी चुका था और कभी मेरी गर्लफ्रेंड तक नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मैं एक पिता बन चुका था। उस एहसास को शब्दों में बयान करना असंभव था। मैं इतना खुश था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उधर युनरूज़ू भी खुद हैरान रह गई थी। खुशी और राहत के कारण उसके मुंह से यह शब्द बिना सोचे समझे निकल गया था, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। आखिर उसके पास अपने पिछले जीवन की आत्मा और सारी यादें अभी भी मौजूद थीं, इसलिए बोलने की क्षमता कभी गायब हुई ही नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि पुनर्जन्म के बाद उसने बोलने की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि बेबी किकी कितनी अविश्वसनीय रूप से होशियार है। किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया और फिर भी वो पहले से बोल सकती थी। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मैंने 2 धीमी गुर्राहटें निकाली। दुर्भाग्य से मैं अभी भी ठीक से बोल नहीं सकता था। मेरी हाल की एवोल्यूशन के बाद अब मैं 30 ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और मेरी मेंटल पावर की रेंज बढ़कर पूरे 8 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। इस नई ताकत के साथ मैंने तुरंत अपनी आर्मी को और बड़ा करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उधर युनरूज़ू खाना खत्म करने के बाद अब दूध नहीं पीना चाहती थी। उसने जानबूझकर अपना मुंह खोलकर अपने दोनों कतारों वाले बेबी टीथ मुझे दिखाए, मानो कह रही हो मुझे अब मिल्क नहीं चाहिए।
मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सोचो, एक बेबी ने मुझे मात दे दी थी, इसलिए मैं जल्दी से छठी मंजिल पर गया और उसके लिए पोर्डरिज बनाया। मैंने उसमें मिल्क मिलाकर उसे नरम बेबी फूड में बदल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे स्पून दी, उसने खुद ही उसे पकड़ लिया और अकेले खाना शुरू कर दिया। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे शिकायत कर रही हो, पापा आप बहुत स्लो हो, मैं खुद खा सकती हूँ। उसे अपने दम पर खाते हुए देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी छोटी कीकी सच में बड़ी हो रही है। मेरी पावर्स बढ़ने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया, क्या मैं इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ? ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे इसका मौका मिल गया। कई किलोमीटर दूर मौजूद मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट ने एक अकेले टैंक टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को खोज लिया। मैं और मेरा पपेट दोनों साधारण ज़ॉम्बीज का भेष बनाकर धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे। जब हम लगभग 100 मीटर दूर थे, मैंने अपनी टेलीकाइनेटिक मेंटल पावर छोड़ दी। इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी की मेंटल डिफेंसेस सामान्य ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। मुझे तुरंत जबरदस्त रेजिस्टेंस महसूस हुआ, लेकिन मेरी इवॉल्व्ड मेंटल एबिलिटीज उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। कुछ ही पलों में मैंने उसकी डिफेंसेस तोड़ दी और सफलतापूर्वक उसे अपना पपेट बना लिया। मैंने उसका नाम दपांग रखा। उसका शरीर विशाल था और सिर से पैर तक घने मसल से भरा हुआ था। उसकी बाहें लोहे के खंभों जितनी मोटी थीं। मैं एक हार्डवेयर स्टोर में गया और वहां से 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले 2 विशाल हैमर्स ढूंढ निकाले। मैंने वे दोनों उसे दे दिए। जब भी वह उन्हें घुमाता, ऐसा लगता मानो हवा खुद चीख रही हो। जब दपांग हमारे सब डिवीजन के एंट्रेंस पर खड़ा होकर गार्ड करता, तो वह किसी गेट प्रोटेक्टिंग वॉर गॉड जैसा दिखाई देता था। दपांग के पहरे पर होने से मैं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता कि मैंने एक एजिलिटी टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को भी पकड़ लिया। मैंने उसका नाम किडलैट रखा। उसकी स्पीड अविश्वसनीय थी और वह क्लोज रेंज कॉम्बैट में माहिर था। उसने दापांग की मोबिलिटी की कमी को पूरी तरह पूरा कर दिया। एक अटैक और डिफेंस में विशेषज्ञ था, जबकि दूसरा स्पीड और असैसिनेशन में। मेरे 20 से ज्यादा ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी पपेट्स के साथ मिलकर अब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस अपोकलिप्स में मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकता हूँ। तभी सप्लाईज की तलाश के दौरान दपांग का सामना एक विशाल म्यूटेंट डॉग से हुआ। वह बीस्ट लगभग 2 मीटर लंबा था और उसका काला फर स्टील जितना कठोर था। उसका शरीर किसी जंगली सुअर जितना बड़ा और मांसल था। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब मैंने ज़ॉम्बीज के अलावा किसी और म्यूटेटेड क्रीचर को देखा था। मैंने बिना झिझक दपांग को कंट्रोल किया और हमला करने का आदेश दिया। उसके हैमर के एक ही वार ने म्यूटेंट डॉग की आगे वाली एक टांग चकनाचूर कर दी। अगले वार ने उसकी खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी। उसे मारने के बाद मैंने उसके ब्रेन के अंदर से एक सफेद क्रिस्टल कोर निकाला। जैसा कि मैंने सोचा था, म्यूटेटेड बीस्ट्स के अंदर भी क्रिस्टल कोर्स मौजूद थे। मैंने डपंग को आदेश दिया कि वह उस डॉग की लाश सब डिवीजन में वापस लेकर आए। उसके पहुंचने के बाद मैंने उसके मांस का एक हिस्सा काटा और अपनी भूख मिटाने के लिए खा लिया। उसका स्वाद अजीब था, लेकिन जैसे ही मैं उसे चबा रहा था, अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आया। अगर म्यूटेंट बीस्ट्स के अंदर भी क्रिस्टल कोर्स और शक्तिशाली मांस मौजूद है, तो इसका मतलब यह अपोकलिप्स मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उतना ही ज्यादा अवसरों से भरा हुआ भी। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस भयावह नई दुनिया में सचमुच अपनी एक जगह बनाना शुरू कर चुका हूँ। मैंने म्यूटेंट डॉग का बचा हुआ मांस डपंग के लिए छोड़ दिया और मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने अपनी आंखों के सामने उसके शरीर पर मौजूद घावों को तेजी से भरते हुए देखा। ताजा मांस खाते ही उसकी चोटें मानो गायब होने लगीं। बाद में जब उसने उस म्यूटेंट डॉग का मांस खत्म किया और रास्ते में मिले एक दूसरे टैंक टाइप ज़ॉम्बी का क्रिस्टल कोर भी निगल लिया, तो मेरी मेंटल पावर और भी ज्यादा बढ़ गई। बेशक युन रुजू को इन सब बातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, वह चुपके से नीचे उतर गई ताकि खुद जांच पड़ताल कर सके, लेकिन जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तीसरी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक हर कमरा सप्लाईज से ठसाठस भरा हुआ था। पाउडर्ड मिल्क के पहाड़, सीलिंग तक पहुंचती मिनरल वाटर की बोतलों की कतारें और अनगिनत बेबी प्रोडक्ट्स और खाने पीने का सामान पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ था। वह खुद को सोचने से नहीं रोक पाई, हे भगवान, ज़ॉम्बी पापा ने आखिर कितना सामान जमा कर रखा है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शक और मजबूत हो गए। उसके दिमाग में यह असंभव था कि कोई साधारण ज़ॉम्बी इतना सारा सामान इकट्ठा कर सके। उसने अनुमान लगाया कि मेरे पास जरूर कोई अंडरग्राउंड टनलिंग एबिलिटी होगी। वह कल्पना करने लगी कि मैं जमीन के नीचे सुरंग बनाकर तेजी से और गुप्त तरीके से सप्लाईज लाता हूँ। जब वह पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंची, तो उसने एंट्रेंस पर दापांग को 2 विशाल हैमर्स के साथ पहरा देते हुए देखा। इससे उसकी थ्योरी और मजबूत हो गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं किसी डिगिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर बाहर आता जाता हूँ। असलियत यह थी कि दापांग सिर्फ मेरा कंट्रोल्ड पपेट था, लेकिन युन रुजू को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। चुपचाप उसने एक फैसला भी कर लिया।
जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाएगी तो वह खुद उस जायंट ज़ॉम्बी को मार डालेगी जिसे वह मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझ रही थी। इधर खोजबीन करते हुए उसे बिल्डिंग का प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। जब उसे पता चला कि हम जियांगहाई सिटी में हैं, तो उसके पिछले जीवन की यादें तुरंत ताजा हो गईं। जियांगहाई में 2 बेहद प्रसिद्ध पावर हाउसेस हुआ करते थे। पहली थी 9 डेथ डीमन कॉप नाम की एक महिला पुलिस ऑफिसर, जो मरने के बाद 9 बार पुनर्जीवित हो सकती थी। दूसरा था थंडरलॉर्ड नाम का एक म्यूटेटेड व्हाइट बियर, जो लाइटनिंग की शक्ति को कंट्रोल करता था। यून रुजू मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं 9 डेथ डीमन कोप को उसके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने से पहले रिक्रूट कर लूं तो वह भविष्य में बहुत बड़ी मदद साबित होगी। ज्यादा समय नहीं बीता कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पूरे शहर के ऊपर उड़ता हुआ आया और आसमान से फ्लायर्स गिराने लगा। उन फ्लायर्स में लिखा था कि जांघाई मिलिट्री ने शहर के बाहर एक सर्वाइवर बेस स्थापित किया है। मैंने एक फ्लायर उठाकर पढ़ा और फिर बेपरवाही से फेंक दिया। आखिर मैं एक ज़ॉम्बी था, मुझे किसी ह्यूमन सर्वाइवर बेस से क्या लेना देना। उधर यून रुजू ने भी फ्लायर को देखकर व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी और उसे मसल कर फेंक दिया। अपने पिछले जीवन में वह सर्वाइवर बेस में रह चुकी थी। उसे वहां की सिर्फ अंधेरी यादें याद थीं, शोषण, अन्याय और निर्दयता। उसके लिए ऐसे इंसानों के बीच रहने से बेहतर था कि वह अपने ज़ॉम्बी फादर के साथ रहे। मैं लगातार अपनी फोर्सेस बढ़ाने में लगा हुआ था कि तभी पास के एक पुलिस स्टेशन से सू मेकिंग नाम की एक पुलिस वुमन कई ऑफिसर्स को लेकर सनशाइन कम्युनिटी पहुंची। उसका उद्देश्य एक ट्रक ढूंढना था ताकि सर्वाइवर्स को शहर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही वे सब डिवीजन के एंट्रेंस तक पहुंचे, उनका सामना दापांग से हो गया। सू मेकिंग ने उसका ध्यान खींचने के लिए एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। जब दापांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अपनी पिस्टल निकाली और सीधे गोली चला दी। जैसे ही मैंने उसे अपने पपेट पर निशाना साधते देखा, मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मुझे उसके इरादों से कोई मतलब नहीं था। अगर उसने मेरे पपेट को नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए सिर्फ मौत ही बचती थी। मैंने तुरंत दापांग को कंट्रोल किया और उसे हैमर से गोली रोकने का आदेश दिया। अगले ही पल उसने अपना विशाल हैमर पूरी ताकत से सू मेकिंग की तरफ फेंक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ज़ॉम्बी हैमर फेंक सकता है। वह समय पर बच नहीं पाई। हैमर सीधे उससे टकराया और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। सब डिवीजन के अंदर घुसे बाकी ऑफिसर्स भी जल्द ही मेरे पपेट्स के हाथों मारे गए। उनकी लाशों से मुझे कई गन्स और काफी एम्यूनिशन हासिल हुई। लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। क्रिम्सन मूनलाइट की रोशनी में सू मेकिंग की लाश अचानक दोबारा जिंदा हो गई। उसकी टूटी हुई हड्डियां और कुचला हुआ शरीर पूरी तरह रिजनरेट हो गया। इतना ही नहीं, वह पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। दापांग की आंखों के जरिए मैं यह सब देख रहा था। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। ये क्या बकवास है? ये औरत सच में मौत से वापस आ गई? खुद सू मेकिंग भी अपने शरीर को देखकर हैरान थी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी हैं और उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड दोनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि वह एक इवॉल्वर है जिसकी एबिलिटी उसे मरने के बाद पुनर्जीवित होने की शक्ति देती है। अगले दिन सू मेकिंग फिर वापस आई और इस बार उसके साथ पहले से भी ज्यादा हेविली आर्म्ड ऑफिसर्स थे। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क उठा। कल मैंने उसे मार दिया था, फिर भी वह वापस आ गई थी और ऊपर से दोबारा मुसीबत खड़ी करने पहुंच गई। इस बार मैंने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को उसे घेरने के लिए भेजा, लेकिन हर रेजरेक्शन के साथ उसकी शक्ति दोगुनी हो रही थी, इसलिए उन तीनों ज़ॉम्बीज के हमले लगभग बेअसर साबित हुए। तब मैंने अपने गन वील्डिंग पपेट्स को फायरिंग करने का आदेश दिया। उसने लगभग हर गोली से बचाव कर लिया, लेकिन आखिरकार मुझे एक मौका मिल गया और मैंने उसे दूसरी बार मार डाला। इस बार मैंने उसके शरीर को टुकड़ों में कुचल दिया ताकि वह किसी भी हालत में वापस ना आ सके। लेकिन रात होते ही वह फिर से जिंदा हो गई और पहले की तरह उसकी ताकत फिर दोगुनी हो चुकी थी। मैं पूरी तरह निरुत्तर था। क्या सच में? क्या यह औरत चीट कोड्स इस्तेमाल कर रही है? हर बार मरने के बाद वह और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटती थी। यह स्थिति मेरे लिए भयंकर सिरदर्द बनती जा रही थी और सबसे बुरी बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा छिपा हुआ इवॉल्वर भी अंधेरे में रहकर सू मेकिंग की मदद कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे एहसास दिलाया कि यह रहस्यमयी साथी भी उतना ही खतरनाक था जितनी खुद सू मेकिंग थी। मैं ठंडी मुस्कान के साथ पूरा नजारा देख रहा था। हर बार जब मेरा हमला सू मेकिंग को लगने वाला होता, कोई रहस्यमयी ताकत उसे ठीक 1 सेकंड के लिए रोक देती थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ती गोलियां भी अचानक मुड़ जाती थीं। काफी देर तक ध्यान से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ इवॉल्वर था। दूसरी तरफ यून रुजू काफी समय से सब कुछ गुप्त रूप से देख रही थी। उसने हालात का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस सब डिवीजन के अंदर कोई ज़ॉम्बी किंग छिपा हुआ है जो सारे ज़ॉम्बीज को नियंत्रित कर रहा है। फिर उसने टेलीपैथी का इस्तेमाल करके सू मेकिंग से संपर्क किया और एक अलायंस का प्रस्ताव रखा। उसने अपनी पहचान एक रहस्यमयी योद्धा इनविजिबल वन के रूप में छिपाई और कहा कि हम दोनों मिलकर ज़ॉम्बी किंग को मार सकते हैं। सू मेकिंग यह सुनकर बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि आखिरकार उसे एक ऐसा शक्तिशाली साथी मिल गया है जो उसके ही लक्ष्य को साझा करता है। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहयोग करने की हामी भर दी।
ऑपरेशन वाली रात सु मेकिंग ने दापांग को सब डिवीजन के गेट से दूर लुभा लिया। वह सफलतापूर्वक अंदर घुस आई, लेकिन बिल्डिंग 5 के सामने उसका रास्ता मैंने खुद रोक लिया। 7वीं मंजिल पर मौजूद मेरी छोटी किकी की सुरक्षा के लिए मैंने पहले ही पूरी इमारत को ज़ॉम्बीज से घेर रखा था। मैंने अपनी माचेते को कसकर पकड़ा और पूरे गुस्से के साथ हमला कर दिया। मेरा हर वार क्रूर और निर्दयी था। मेरे अंदर अब जरा भी हिचकिचाहट नहीं बची थी। उसी दौरान यूनरुजु बिल्डिंग 1 की दूसरी मंजिल से सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वह अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके बार बार मेरे घातक वारों को आखिरी सेकंड पर रोक रही थी, लेकिन उसका मकसद मुझे रोकना नहीं था। वह सिर्फ सु मेकिंग को घायल होने से बचा रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। सु मेकिंग पूरी तरह भ्रमित हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या इनविजिबल वन सच में हमारी साथी है? अगर ऐसा है तो यह ज़ॉम्बी के खिलाफ मेरे हमले क्यों रोक रही है? जवाब में यूनरुजु ने उसे सिर्फ एक संदेश भेजा, तुम्हें उस ज़ॉम्बी को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। लड़ाई और भी भयंकर होती चली गई। सु मेकिंग पूरी ताकत से बिल्डिंग 5 के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हर कीमत पर उसे रोक रहा था। मेरे गले से गुस्से से भरी एक भयानक दहाड़ निकली। अपने परिवार की रक्षा करने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि मानो पूरा सब डिवीजन ठंडा पड़ गया हो। तभी यूनरुजु को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। जैसे ही सु मेकिंग बिल्डिंग 5 की तरफ बढ़ी, आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह उसकी ओर टूट पड़े। वे किसी ज़ॉम्बी किंग की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे 7वीं मंजिल पर मौजूद बच्चे की रक्षा कर रहे थे, और उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ज़ॉम्बी पापा था। उसी पल सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ गए। यूनरुजु सदमे में सोचने लगी, पापा ही ज़ॉम्बी किंग है? आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। जिस ज़ॉम्बी किंग को खत्म करने की वह इतने समय से कोशिश कर रही थी, वह वास्तव में उसका अपना पिता था। उसे खुद पर इतना गुस्सा आया कि वह खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। वह तो क्रिस्टल कोर्स चुराकर ज़ॉम्बी किंग को खिलाने की योजना भी बना चुकी थी, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह पूरे समय अपने ही पापा की मदद कर रही थी। जैसे ही उसे पूरी सच्चाई पता चली, उसने तुरंत सु मेकिंग की सहायता करना बंद कर दिया। यूनरुजु का सपोर्ट खत्म होते ही सु मेकिंग ने अपना सबसे बड़ा फायदा खो दिया। मैंने उसी समय अपने 3 इवॉल्वेड ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया और हम सब ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह सचमुच एक पंचिंग बैग बन गई थी। जब उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी तो उसके मन में आखिरी विचार आया, इनविजिबल वन, तुमने मुझे धोखा दिया। उसका गला दबाकर बेहोश करने के बाद मैंने एक कागज पर संदेश लिखा और उसकी तरफ फेंक दिया। उसमें लिखा था, शांति से जियो, अगर तुम फिर से मरी तो पूरे पुलिस स्टेशन को तुम्हारे साथ दफना दिया जाएगा। सु मेकिंग का दिल बहुत दयालु था। वह अपनी वजह से किसी निर्दोष इंसान की मौत नहीं देख सकती थी, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके बाद के दिन काफी शांतिपूर्ण रहे। हर दिन मैं अपनी कॉम्बैट स्किल्स सुधारने के लिए किडलैट के साथ स्पारिंग करता था। मैंने किकी के लिए लर्निंग मशीन्स और एजुकेशनल फ्लैश कार्ड्स भी ढूंढ निकाले, लेकिन उसकी सीखने की गति डरावनी थी। कुछ ही समय में वह पढ़ना, लिखना और मैथमेटिक्स तक करने लगी। मेरे दिल में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो गया था। मेरी बेटी में निश्चित रूप से एक दिन ग्रेट एम्परर बनने की क्षमता थी। दूसरी तरफ यूनरुजु को मजबूरी में एक साधारण बच्चे का नाटक करना पड़ रहा था। वह लर्निंग मशीन के सामने बैठकर बच्चे की तरह बड़बड़ाती रहती, जबकि अंदर ही अंदर चीख रही होती। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक मशहूर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुकी थी और अब उसे प्री स्कूल लेवल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ रही थी। उसके लिए यह लगभग यातना जैसा था। दिन में जब भी मैं बाहर जाता, वह चुपके से नीचे जाकर सु मेकिंग से बातें करती। हैरानी की बात यह थी कि दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सु मेकिंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह प्यारी और मासूम दिखने वाली बच्ची वास्तव में एक प्राचीन एम्प्रेस है। वह अपने बारे में हर बात यूनरुजु को बता देती थी। वहीं यूनरुजु मन ही मन 9 डेथ डीमन पुलिस वुमन को रिक्रूट करने की योजना बना रही थी। आखिरकार सु मेकिंग में भविष्य में एम्परर रियलम तक पहुंचने की क्षमता थी। अगर उसका विश्वास जीत लिया जाए तो वह एक बेहद शक्तिशाली सहयोगी बन सकती थी। मैंने भी देखा कि किकी को सचमुच सु मेकिंग से बात करना पसंद है, इसलिए मैंने बीच में दखल न देने का फैसला किया। सच कहूं तो उसके लिए किसी दूसरे इंसान से बात कर पाना अच्छा ही था। बेशक मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि जरूरत पड़ने पर सु मेकिंग मजबूत जंजीरों में बंधी रहे और किडलैट नंबर 1 हर समय उस पर नजर रखे। फिर एक दिन मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट ने मुझे नई जानकारी दी। शहर की एक दूर की सड़क पर एक टियर 2 टायरेंट ज़ॉम्बी दिखाई दिया था। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा प्राणी देख रहा था। उसकी दोनों भुजाएं विशाल और रेजर जैसी धारदार क्लॉज में बदल चुकी थीं। उसकी ताकत और गति दोनों ही भयावह थीं। लेकिन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था उसका शिकार। उस टायरेंट से जान बचाकर भागने वाला इवॉल्वर कोई और नहीं बल्कि ताइजो था। वही आदमी जिसने कभी मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट का सिर एक ही वार में कुचल दिया था। टायरेंट की हीलिंग एबिलिटी इतनी डरावनी थी कि चाहे ताइजो उसे कितनी भी बार मारता, उसके घाव तुरंत भर जाते। आखिरकार ताइजो किसी तरह एक संकरी गली में घुसकर बच निकला, जहां टायरेंट उसका पीछा नहीं कर सकता था। यह सब देखते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, यह टायरेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है।
अगर मैंने इसका सामना सीधे किया तो मेरी हार तय है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बेहतर योजना आ गई। मैंने किडलैड को आदेश दिया कि वह टायरेंट को पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाए। संयोग से उसी समय सु मेकिंग सप्लाईज इकट्ठा करके वापस लौटी थी। जैसे ही उसकी नजर टायरेंट पर पड़ी, वह तुरंत आगे बढ़ी और सर्वाइवर से उसका ध्यान हटाने लगी। उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह स्टेशन में मौजूद लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। यह सब देखकर मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने मन ही मन कहा, लड़ते रहो, आखिर में फायदा तो मुझे ही मिलने वाला है। एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद सु मेकिंग समझ गई कि वह सीधे मुकाबले में टायरेंट को नहीं हरा सकती। इसलिए उसने चतुराई से उसे एक पास के गैस स्टेशन तक लुभा लिया। फिर उसने फ्यूल टैंक्स पर गोली चला दी। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा गैस स्टेशन आग के समंदर में बदल गया। टायरेंट उस नरक जैसी आग में पूरी तरह निगल लिया गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह राक्षसी प्राणी जलती हुई लपटों के बीच से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी कीमत पर मरने से इनकार कर रहा हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मेरी सारी उम्मीदों और कल्पनाओं को पूरी तरह पार कर दिया।